बड़ा अच्छा उसमें एक डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंकेजेस लिखा हुआ था, राइट। एक अच्छी प्रैक्टिस तो ये होती है कि करंटली अगर मैं देखूँ ना तो 80% तो यही है। तो हमारे पास एक हाँ, प्रिंटेड रेज्यूमे हुआ करता था। इज देयर ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल? सच बात बताता हूँ कि ये तकरीबन 100 साल के बाद भी 80% ही रहे। जब आप किसी से बात करें अपने बारे में और उनका प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें, पूरी दुनिया को बता दिया कि आज से मैं सिर्फ अली डोसा नहीं हूँ। उनको ज़ाया होने से बचाने के लिए एक फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसको अपने स्टूडेंट्स के साथ भी यूज़ किया है और ये है भी फ्री। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैरियर बिल्डिंग पे है। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं अली असगर डोसा, कनाडा से आए हैं। 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है IBM कनाडा के अंदर, और बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं और पर्सनल ब्रांडिंग पे गाइड कर चुके हैं। एक और बात, मेरे 3.5 लाख से ज़्यादा व्यू हैं लेकिन इतने सब्सक्राइबर नहीं। आप ये चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी तस्नीम, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने ना आपका कार्ड देखा था तो मेरा सबसे पहले सवाल यही है कि ये बड़ा अच्छा उसमें एक डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंकेजेस लिखा हुआ था, राइट। तो आई जस्ट वांट टू नो कि ये है क्या चीज़। Sure. And thank you for asking the question, Tasneem. And डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंकेजेस का जो फंक्शन होता है, वो बेसिकली एक यूनिवर्सिटी की प्रेजेंस और एक यूनिवर्सिटी बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की टाइप की होनी चाहिए और होती हैं। तो उसके अंदर क्या स्टूडेंट्स आपके उसके बेसिकली आर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ अ यूनिवर्सिटी। अगर आप एक यूनिवर्सिटी को एक ऑर्गेनिज्म जैसा समझें तो स्टूडेंट्स उसकी लाइफ फोर्स होती हैं, उसकी इकोसिस्टम होती है। तो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ अकेडमिया ज़रूरी नहीं होता, उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनके लिए मेंटरशिप, उनके लिए करियर गाइडेंस, और उसके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी कि जो उनको या तो कोई इंटर्नशिप्स के पास लेकर जाए या कोई किस्म का एक्सपीरियंशियल लर्निंग उनमें की काबिलियत उनमें पैदा करे या उनको एक्सपोजर दे उसका। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं एक यूनिवर्सिटी को अपने एक स्टूडेंट को एक फुल यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस देने के लिए। तो जो मेरा जो डिपार्टमेंट है एक्सटर्नल लिंकेजेस का, उसका मैंडेट ही यही है कि हमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशनशिप्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बैंक्स के साथ बना रहे हैं तो बैंक्स के साथ हम उसके अंदर अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए भी डालते हैं कि अगर स्टूडेंट्स इस बैंक के अंदर अपना अकाउंट्स दें तो उनको इतनी सेविंग्स का फ़ायदा होगा या उनको ये फ्री फैसिलिटीज़ मिलेंगी। या अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी नॉन प्रॉफिट के साथ कोई MOU करते हैं, जैसे अगर हमने हुनर फाउंडेशन के साथ किया, तो हुनर फाउंडेशन के पास क्रिकेट ग्राउंड है, तो वो हम स्टूडेंट्स की भी बारे में सोचते हैं कि कभी स्टूडेंट्स को कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी चाहिए होगी तो क्या ये हम हुनर फाउंडेशन का क्रिकेट ग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सी डिफरेंट पार्टनरशिप्स बहुत सी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक यूनिवर्सिटी हर वक्त बना रही होती है। बल्कि एक अच्छी प्रैक्टिस तो ये होती है कि कभी भी कोई यूनिवर्सिटी कोई नई ऑर्गेनाइजेशन या कोई नई इंडस्ट्री से मिले तो उसके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप वो फॉर्म करे। तो यूनिवर्सिटी को भी इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा मैंने बता दिया है कि बहुत से चीज़ें उनको मिलेंगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी को ये फ़ायदा होता है कि उनको जो रेलेवेंट इंडस्ट्री के अंदर चैलेंजेस हैं उनके बारे में पता चलता है। एक चीज़, हमारे जितने भी PhD प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो सब केस स्टडीज़ पे काम करते हैं और जर्नल्स पब्लिश करते हैं। मैं इसमें ज़्यादा तफसील की बात करूँगा कि हमारे पास लेक्चरर्स कौन हैं और उनके कौन से पब्लिशिंग जर्नल्स हुए हुए हैं। एंड माशाल्लाह टचवुड हमारे पास पाकिस्तान के टॉप फैकल्टी आप कह सकते हैं कि हमारे पास है वो। इसमें डॉक्टर जावेद गनी का नाम आप ले लें, डॉक्टर ज़ीशान का नाम आप ले लें, या डॉक्टर ज़ीशान अहमद का नाम ले लें आप, या डॉक्टर रऊफ़ मलिक का नाम ले लें कंप्यूटर साइंस में। तो ये सब टॉप नेम्स हैं और इन सब के पास जो वेल्थ ऑफ नॉलेज है या एक्सपीरियंस है उसमें अच्छा खासा हिस्सा
केस स्टडीज़ का और इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस का होता है। तो अक्सर मेरा जो डिपार्टमेंट करता है वो ये करता है कि अगर कोई कंपनी है जैसे एंग्रो है या आपकी कोई भी और मल्टीनेशनल आप ले लें, उनके पास डेटा है और उस डेटा से वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मेक करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मशीन रीडेबिलिटी नहीं है या वो ऑटोमेशन का भी डिजिटाइजेशन का वो सेटअप नहीं हुआ है। तो वो एक सॉर्ट ऑफ एक चैलेंज उनको फेस कर रहा है। तो इस चीज़ को हम लेकर एक तो एक सोल्यूशन भी उनके उनके लिए बना सकते हैं कि किस तरीके से किस स्टेप्स वो लेंगे, कौन से स्टेप्स वो लेंगे कि वो डिजिटाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा एक हमारी भी एक लर्निंग चीज़ केस स्टडी के फॉर्म के अंदर एक शेप हो जाती है कि जो हम आगे के जो स्टूडेंट्स आएंगे, जो आगे की जनरेशन्स आएंगी, तो उनको है। हम इसका एग्जाम्पल देकर इनको सिखा सकते हैं और इनसे हम कुछ सबक सीख सकते हैं इस एग्जाम्पल से। ठीक है। सो मतलब खुलासन में आपको ये कह सकता हूँ कि एक्सटर्नल लिंकेजेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करता है, NGOs और नॉन प्रॉफिट्स के साथ भी काम करता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करता है और दूसरी यूनिवर्सिटीज़, दूसरी एजुकेशन सिस्टम्स के साथ भी काम करता है, both for the benefit of the student, to give them facilities and advantages, and also to increase the knowledge base of the university, ताकि यूनिवर्सिटी की जो रोबस्ट इंडस्ट्री नॉलेज है उसमें बार बार इजाफा होता रहे। आई थिंक आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जो मैं आसान समझूँ ना, वो हम अगर ख़बरों में नहीं देखते MOU साइन हो गया है दुबई के साथ पाकिस्तान का, दैट्स द थिंग हमारे लिए आसान हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। इज़ इट करेक्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अक्सर मेरा यूनिवर्सिटी काम का तो एक बेसिकली डिफरेंट जी जी लेवल है, लेकिन जो हम न्यूज़ में सुनते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड, जब आपने आखिरी में गवर्नमेंट बोला ना, देन आई क्लिक किया कि अच्छा ये तो बिल्कुल बिल्कुल। और देखें आप MOU के अंदर आप MOU जब साइन होता है तो हमारा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एंड टर्किश प्राइम मिनिस्टर एक MOU साइन MOU कर रहे साइन होते करते हैं, हैं। लेकिन उनके बैकग्राउंड के अंदर उनके एम्बेसडर्स काम कर रहे होते हैं। तो टर्किश एम्बेसडर ने कुछ पॉइंट्स दी होंगी पाकिस्तानी एम्बेसडर को, पाकिस्तानी एम्बेसडर ने प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस किया, फिर वो डिस्कस करने के बाद दोनों के ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के गवर्नमेंट्स ने देखा कि ये हमें करना चाहिए, कि हमारे में फ़ायदा है, तो फिर जाके उनको एक जगह बिठाकर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को फिर वो MOU साइन हुआ। लेकिन उसके पीछे बहुत सी बहुत वर्किंग है चीज़ें जी। चलती रहती हैं। तो हाँ कंपनीज में भी इस तरह के होते हैं मतलब? जी हाँ बिल्कुल। तो कंपनीज देखें तो आजकल के दौर के अंदर, बल्कि आजकल के दौर नहीं कह सकता, बल्कि मैं कह सकता हूँ पिछले 15 या 20 साल के अंदर कंपनीज के अंदर एक अवेयरनेस सी जागी है अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है कि जो हर कंपनी का बेसिकली एक बुनियादी फंक्शन है, बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पैसे बनाने के लिए तो नहीं तस्वर होती, मतलब या यू नो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट कह लें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी जी। तो उसके अंदर काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस यूनिवर्सिटीज़ को देखती हैं कि भाई अगर हमें कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है तो हम ये स्टूडेंट्स के साथ क्यों ना करें। अक्सर इसमें ऐसा होता है कि उनके पास कोई ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं या ऐसे कोई कैंपेन्स होती हैं जो वो स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए और ओवरऑल सोसाइटी के बेनिफिट के लिए रन करना चाहते हैं। तो वो भी हमसे कांटेक्ट करते हैं और हमारे साथ कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके कोई पैकेज बना के हम स्टूडेंट्स को डिसमिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा CSR के अलावा अक्सर एक कंपनी होती है कि जिसके अंदर डिमांड और मैन पावर की नीड बढ़ रही हो, स्पेशली अगर कोई कंपनी ग्रोथ स्पर्ज पे जा रही हो या ग्रोथ की तरफ जा रही हो। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास एक सीज़न के अंदर आपकी डिमांड नॉर्मल थी, जिसके अंदर आप नॉर्मल चैनल से अपनी डिमांड को फिल कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ आई कि मार्केट के अंदर जैसे कोरोना आ गया और आप मास्क बनाने की कंपनी है, तो सडनली आपकी जो मास्क की जो सेल्स है उसकी डिमांड बढ़ गई। बढ़ गए, ठीक तो है। उसके लिए आपको सेल्स पीपल चाहिए, उसके लिए आपको कस्टमर सर्विस पीपल चाहिए। तो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ को कंपनीज अप्रोच करती हैं कि भाई हमें कोई एक रिक्रूटमेंट ड्राइव करनी है, या हमें इस समर के लिए 5 इंटर्न्स चाहिए जो हमारे पास 20 आवर्स पर वीक काम कर सके इस प्रोजेक्ट के लिए। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम कोई स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हों और स्टार्टअप के अंदर उनके पास कोई एक स्पेसिफिक चैलेंज है कि जिसके अंदर उनको एक स्पेसिफिक टीम की ज़रूरत है, मे बी 1 या 2 लोगों की,
जो उसको स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करें। तो हम भी उनके साथ भी हम लिंकेजेस बना के स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं। yeah. और एज वेल एज आप उसकी पर्सनल ब्रांडिंग पे, बच्चों की भी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जी, तो वो तो हम वो एक्चुअली आपने जो बात की वो दैट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ माय पैशन प्रोजेक्ट्स और वन ऑफ द थिंग्स आई एम वेरी पैशनेट अबाउट पर्सनली Right. आल्सो। और तहसीन इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा तफसील से भी बताऊंगा। सो फ्रॉम अ यूनिवर्सिटीज़ प्रोस्पेक्ट एक तो ये चीज़ है कि जैसे हमारे पास कोई भी स्टूडेंट हमारे पास हमारे गेट्स के थ्रू आता है तो वो स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट बन जाता है, वो जियो टेक का स्टूडेंट बन जाता है। तो एक तरीके से तो उसकी जो भी ब्रांड है वो एक जियोटेक का वो ब्रांड ब्रांड का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट कोई चीज़ हमारे बारे में रिप्रेजेंट करे मार्केट में जाके, जब लोग उससे मिलें, जब उनसे इंटरेक्ट करें, या एम्प्लॉयज़ हों या फैमिली एंड फ्रेंड्स हो, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हम उभारना चाहते हैं वो उनको भी नज़र आए। तो इसके अंदर पर्सनल ब्रांड प्लेज अ बिग रोल। तो हम इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, जियोटेक का जो फिलॉसफी है इसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन करता हूँ, Sure. ठीक है। आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन कि सिर्फ हम, अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट की, और जनरल लाइफ भी लोग हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे लेकिन सही- काम कर रहे हैं, सही है। तो व्हाट डू यू थिंक कि उनकी पर्सनल ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होना चाहिए? आप उसको स्टूडेंट लेवल पे भी बता सकते हैं एदर, और एक जर्नल भी बता सकते हैं कि अगर कोई भी है, मतलब एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, टेक्सटाइल में है, स्टूडेंट है, ठीक है ना, या कोई फ्रीलांसर भी है, राइट? जी जी तो बिल्कुल। उसकी पर्सनल ब्रांडिंग की इम्पोर्टेंस, एंड देन यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है उसकी इम्पोर्टेंस भी क्या है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि जब आपका पैशनेट है तो मुझे पता है कि आपके पास से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो नहीं मैं कोशिश करूँगा। और सो देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि पर्सनल ब्रांड, सो मेरा भी एक पर्सनल ब्रांड है, आपका भी एक पर्सनल जी ब्रांड जी। है। तो मैं अभी मैं तो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। लेकिन आई एम नॉट करंटली इन एनी कोर्स और एनी यूनिवर्सिटी एट द मोमेंट एक्सेप्ट वर्किंग देयर। बट स्टूडेंट्स के अलावा वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी एक थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए कि मार्केट में उनकी रिकग्निशन क्या है, उनको किस तौर पे, किस तरीके से उनको रिकग्नाइज करते हैं, किस तरीके से वो रिकग्नाइज होते हैं एम्प्लॉयज़ के सामने। आई वुड से दैट्स बेटर वे ऑफ पुटिंग इट। एंड किस तरीके से उनको वो रिवॉर्ड्स उस रिकग्निशन के मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें बोथ स्टूडेंट्स के लिए भी वैलिड हैं और कोई भी जॉब सीकर किसी भी स्टेज अपने करियर में हो उसके लिए भी वैलिड है। स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा वैलिड है बिकॉज वो ज़्यादा वॉनरेबल है। बिकॉज अक्सर होता है कि स्टूडेंट का पहला जॉब होगा या पहला इंटर्नशिप होगी, तो उसकी वॉनरेबिलिटी भी बढ़ जाती है, उसके कॉन्फिडेंस की फ्रेलिटी भी बढ़ जाती है, और उसको थोड़ा सा हमें प्रोटेक्ट भी करना होता है ताकि उसका अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो फ्रॉम अ यूनिवर्सिटीज़ पर्सपेक्टिव, तो हम स्टूडेंट्स को हम पहले साल के अंदर हम सारे स्टूडेंट्स को, जो हमारे BBA के स्टूडेंट्स होंगे या बैचलर्स ऑफ साइंस बिजनेस एनालिटिक्स के हों, या बैचलर साइंस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हों, या BS कंप्यूटर साइंस के हों, उन सब को एक बूट कैंप मिलेगा जिसके अंदर ये थोड़ा सा एक उनके पार्ट ऑफ द बूट कैंप होगा। तो बूट कैंप के अंदर उनको काफ़ी हार्ड स्किल्स भी मिलेंगे, जैसे पाइथन है, C++ है, क्या कहते हैं, पावर BI है, और क्रिएटिंग टैबलो, डैशबोर्ड्स, वो सारी टूल्स उनको मिलेंगी। और हमारा गोल ये होगा कि बेसिकली जैसे अगर आपके पास ऐप डेवलपमेंट्स ऑफिस है, या आपके पास कस्टमर सर्विस ऑफिस है, हमारा स्टूडेंट आपके पास एक इंटर्नशिप ले सकता है, आप उसको उसके स्किल्स के बेसिस पे हायर कर लेंगे। ये हमारा गोल होगा। तो इसके अंदर ऑब्वियसली उसकी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी हम बहुत काम करेंगे। और पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर किसी के लिए भी, आप किसी को भी नोट कर लें कि 5 या 6 चीज़ें होती हैं जो एक इंसान का पर्सनल ब्रांड बनाता है। राइट। तो पहली बात, सवाल तो ये है कि आपको पर्सनल ब्रांड बनाने की क्या ज़रूरत है। मतलब सही। मैं डिजिटल मार्केटियर हूँ, उस तरीके से 100 डिजिटल मार्केटियर्स हैं, मैं उन्हीं की तरह हूँ। आपने एक से मिल लिया तो मुझसे भी मिल लिया, तो हाँ। क्या फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि हर किसी की स्ट्रेंथ्स और हर किसी का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ स्पेशल होती है। जैसे अगर आप और मैं बात कर रहे हैं
और आपका बैकग्राउंड, जैसे अभी थोड़ी सी आपने मुझे अपने बारे में बताया और थोड़ा सा इन्फॉर्म किया, आपका बैकग्राउंड इंडस्ट्री में भी है। इनफैक्ट आप टेक्सटाइल की एम्ब्रॉयडरी को एम्बेलिश भी करते हैं, बल्कि ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए भी काम करते हैं। तो अगर मैं उस पॉइंट से बोलूँ तो यू आर एन व्हाट यू कॉल एन इंटरनेशनल ट्रेडर आल्सो, एन एक्सपोर्टर। एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी आपको, मैं अमेज़न पे सेलर भी हूँ। ओके, वो वंडरफुल। तो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाना रह गया। Okay, okay. So you are a AWS specialist or a एज़ reseller? अ सेल करते हैं जिसमें ब्रांड, मेरे अपने ब्रांड्स हैं उसके ऊपर। Okay, okay. Gotcha, gotcha. और मैं ये भी चाहूँगा कि आप उसको देखें कि खैर हमारा टॉपिक आउट हो जाएगा। Hmm. इस पे ना एक पॉइंट ये निकलता है कि आपका भी आप कैसे चेक करते हो दैट्स यू विजिट, अपने ऑफिस विजिट किया थे, बच्चे को तो आप गाइड करेंगे कि नहीं, Uh-huh. तो एक एज अ सीनियर कि वो उसकी आँख से जैसे ना कि यार ऊपर का व्यू क्या देखता है, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू बी पॉइंट आउट दैट एज Sure. वेल कि आपने आया तो अपने की पॉइंट को क्या चेक करते हैं। From when I meet जैसे with भी a आप कोई student. स्टूडेंट है, Uh-huh. स्टूडेंट है आपके पास आया, उसकी सीवी क्या सबको आप आपके लेट्स सपोज लिंक्डइन आ गया दैट सपोज, तो व्हाट डू यू सी कि यार इसकी ये चीज़ अच्छी है, अगर उसकी तस्वीर अच्छी है लेकिन खुद आया गंदे Sure, संदे कपड़ों sure. में, तो उसको एनालाइज भी कैसे करते हैं। Sure, तो ये sure, sure, sure. इट्स गोइंग बिल्कुल, टू बी अ बिल्कुल, लॉन्ग बिल्कुल। बट तो that's a very good point. और so let's talk about that first. So personal branding के अंदर पहली चीज़ जो सबसे पहले, जैसे आपने कहा कि वो एक अवेयरनेस से मैं स्टार्ट करूँगा। तो इससे, जैसे आपने पूछा कि मैं क्या देखता हूँ जब मैं किसी कैंडिडेट को मिलता हूँ या उसके रेज्यूमे को देखता हूँ, तो उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ख़ुद कैंडिडेट को क्या अपने बारे में अवेयरनेस है। तो अक्सर लोग एक जॉब के लिए सर्च कर रहे होते हैं या एक जॉब को वो ढूंढ रहे होते हैं। अक्सर लोग करियर के बारे में सोचना शुरू नहीं करते। पाकिस्तान में, बल्कि ज़्यादातर मुल्कों में, बल्कि ऐसा ही होता है कि आपका जो जॉब है वो आप जाके ढूंढते हैं, उसके लिए आप अपने रेज्यूमे बनाते हैं। लेकिन करियर जो आपका है वो एक जॉब के बाद दूसरा जॉब आता है, फिर दूसरा जॉब आता है, फिर उसके बाद दूसरा जॉब आता है। ऐसा ही इस तरीके से आपका एक करियर बन गया। लेकिन कोई अपने करियर के बारे में ज़्यादातर उसमें प्लानिंग के साथ, बहुत कम लोग अपने करियर को प्लान करते हैं और अपने करियर के अंदर स्टेप्स प्लान करते हैं। तो करियर प्लानिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ख़ुद की अवेयरनेस, कि भाई एक इंसान है, उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसके अंदर क्या ट्रेट्स हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से वो लर्न करता है, किस तरीके से उसको काम के अंदर मज़ा आता है, कौन से काम से वो उसको मज़ा नहीं आता, कौन से काम में उसको ज़्यादा दिलचस्पी है। ये सब चीज़ें ख़ुद के बारे में जानना, एक तो अभी आज के दौर में आसान भी है, और दूसरे एक तरीके से हम सब की ख़ुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, जैसे GU टेक है या KSB है या IBA है या लम्स है, तो उनके पास एक करियर डिपार्टमेंट होगा या एक एक्सटर्नल लिंकेजेस डिपार्टमेंट होगा। तो उसका एक स्टेप है कि एक अवेयरनेस सेशन होता है, जिसके अंदर वो डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेस्टिंग होती हैं, कुछ क्विज़ेस भी होते हैं, कुछ क्या कहते हैं, फॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर आप फिल करके थोड़ी सी अपनी कैरेक्टर की, पर्सनैलिटी की असेसमेंट कर लेते हैं। तो एक आपको ख़ुद का गेज मिलता है कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं वर्क की, आपको किस किस्म के वर्क के अंदर मज़ा आएगा, किस किस्म के वर्क के अंदर मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसी सैकड़ों टेस्टिंग हैं जो अवेलेबल होती हैं एकेडमिया को स्टूडेंट्स के साथ काम करते वक्त। तो वो एक पहली चीज़ है। एक स्टूडेंट ये ख़ुद भी कर सकता है। अगर आप आज गूगल करें, एक वेबसाइट है 16 पर्सनालिटी टाइप्स, तो वो एक फ्री वेबसाइट है जो कोई भी जाके 16personalities.com के नाम से कोई भी जाके उसको एक्सेस कर सकता है। तो वो आपको आपकी पर्सनालिटी टाइप का एक खुलासा दे देंगी। उसमें आपके वर्क प्रेफरेंसेस भी आते हैं। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चेक करना कि भाई इसने जो खुलासा दिया है, क्या मैं इसे अग्री करता हूँ कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे कंप्यूटर का काम ज़रा भी पसंद नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि मुझे कंप्यूटर का काम पसंद है, मुझे लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद है, बानिस्बत एक कंप्यूटर पे काम करना और उस पर लगे रहना। तो ये ख़ुद की एक एवेल्यूएशन होती है। फिर इस एवेल्यूएशन करने के बाद एक एज अ जॉब सीकर आपको अपनी प्रेजेंस में, जो आपकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस हैं, बी एट सोशल फेसबुक, बी एट
लिंक्डइन और बी एट यूट्यूब, जहाँ पर भी है, वो आपको आपका जो करियर गोल है, जो आपने आइडेंटिफाई किया अपने फर्स्ट अवेयरनेस ठीक है। स्टेप में, वो आपको रिफ्लेक्ट करना शुरू होना चाहिए। लिंक्डइन के अंदर इसका बड़ा आसान हल है कि आप एक तो अपना जो एस्पायरिंग डिजिटल मार्केटियर, अगर वो आपका गोल है ठीक है। वो लगा दें। अगर आपको अकाउंट्स और फाइनेंस में करना है तो एस्पायरिंग फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट और CFA, और pursuing a designation as a CA passionate about accounting and finance legislature। ऐसा कुछ आप अपना टाइटल या अपनी हेडिंग आप लिंक्डइन के अंदर डाल सकते हैं। फिर उसके अलावा आपको फिर ये भी देखना चाहिए कि उस करियर के अंदर कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी टूल्स हैं जो आपको उस करियर के अंदर एडवांसमेंट में डालेंगे। राइट। आप एग्जांपल ले सकते हैं, हम पावर BI का, टैबलो का काफ़ी पॉपुलर है अभी। इनफैक्ट काफ़ी कंपनीज भी यूज़ कर रही हैं टू क्रिएट अ डैशबोर्ड अपने टूल्स को दिखाने के लिए। तो पावर BI इज़ अ वेरी पावरफुल टूल फॉर दैट। सो वो अगर आप किसी ने कोई डेजिग्नेशन ली है उसमें या कोई सर्टिफिकेशन ली है तो वो उसमें आ सकता है। तो ये जैसे आपने अपनी हेडिंग चेंज कर दी, एक आपने पूरी दुनिया को बता दिया कि आज से मैं सिर्फ अली डोसा नहीं हूँ, लेकिन मैं आज से अली डोसा हूँ करियर काउंसलर। ठीक है, राइट। पूरी दुनिया को ये एक ब्रांड आपका पूरी दुनिया को पता चल गया। फिर उसके बाद दुनिया को ये भी मालूम करना है कि भाई अली डोसा करियर काउंसलर कह रहा है खुद को, लेकिन उसके पास स्किल्स क्या हैं। तो ये छोटी मोटी स्किल्स जो आपको जो आप ले सकते हैं ऑनलाइन। आपके पास अभी ऑनलाइन की बहुत से ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप सर्टिफिकेशंस फ्री में मिल सकती हैं। कुछ गूगल की वेबसाइट्स हैं, कुछ अमेज़ॉन की हैं, सेल्सफोर्स की भी हैं। उसके अलावा दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको ट्रेन कर सकती हैं। तो ऐसे आप शॉर्ट कोर्सेज लेकर वो भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने लिंक्डइन के अंदर, ताकि अपना पर्सनल ब्रांड के अंदर एडिशंस करते रहें। फिर उसके अलावा तहसीन, आज की डे एंड एज के अंदर एक जॉब सीकर के पास एक ज़माना होता था कि जब मैं और आप निकले थे जॉब सीख करने के लिए, एक ज़माने में तो हमारे पास एक हाँ। प्रिंटेड रेज्यूमे हुआ करता था जो हम फिक्स होता था वो फिक्स तकरीबन। होता था। वो एक हमने बना लिया, हम 10 बस कंपनीज को वो सिर्फ एक रेज्यूमे देते थे। ऐसा ही था। और वो रेज्यूमे हम ईमेल भी नहीं करते थे, हम बल्कि उसको लेके जाते थे इंटरव्यू के बाद। आज के दौर के अंदर रेज्यूमे आपका सिर्फ एक टूल है, राइट। और उसके अलावा आपका कवर लेटर भी है। कवर लेटर के अलावा आपका आपकी खुद की एक इंट्रोडक्शन है, जो आप कह सकते हैं 30 सेकंड समरी हो या एलिवेटर पिच हो। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे जॉब सीकर्स हैं जिनका जो वर्क है वो विजुअल होता है, तो उसके लिए उनको एक पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है। या कुछ ऐसे भी होते हैं, जी। जैसे इन योर बिजनेस फॉर इंस्टेंस इट इज़ एक्चुअली मीडिया। जो आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो आपका पॉडकास्ट है, डिफरेंट पॉडकास्ट है। मीडिया जो आपने बनाए। तो उसके लिए कोई वेबसाइट या कोई ड्राइव या कोई शेयरिंग प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत होती है। तो एक जॉब सीकर को अभी रेज्यूमे भी चाहिए, उसको वो रेज्यूमे ईमेल भी करना होगा, तो उसके साथ एक अच्छा सा कवर लेटर भी बनाना ज़रूरी है। उसके साथ वो एक कवर लेटर भी बनाएगा। अच्छा, एक जॉब दूसरे जॉब से बहुत मुख्तलिफ है। एक कंपनी हायर कर रही है पावर BI को, लेकिन उसकी जो टारगेट मार्केट है वो एप्स डेवलपर है। दूसरी कंपनी पावर BI को हायर कर रही है, लेकिन ये कंपनी की जो टारगेट प्रोजेक्ट है वो अपनी इन्वेंट्री को स्ट्रीमलाइन करना है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, तो आपके जो एक्सपीरियंस भी है जॉब सीकर का, वो भी आपको उनको डिफरेंटली दिखाना होगा। तो अगर मैं दोनों कंपनीज में अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी मेरी खामी होगी अगर मैं उनको सेम रेज्यूमे बताऊँ, बिकॉज उस रेज्यूमे के अंदर एक के पेन पॉइंट्स को हिट करेगा, दूसरे के पेन दूसरे पॉइंट को को हिट नहीं नहीं करेगा, करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको रेज्यूमे को भी चेंज करना है, टारगेट करना है। फिर आपका जो कवर लेटर है उसको आपको इस तरीके से बनाना है कि एक रीडर को पता चले कि ये कौन है। बिकॉज कवर लेटर का मकसद अब तक चेंज नहीं हुआ। HR की दुनिया के अंदर कवर लेटर का जो मकसद है वो आपको रीडर को वो चीज़ें बतानी है जो आपके रेज्यूमे में ना हो, लेकिन आपको जॉब राइट। के लिए सूटेबल बनाए। जैसे अगर आप गिव एन आइडिया और गिव एन एग्जांपल,
मेरे कवर लेटर के अंदर मैं अक्सर लिखता हूँ कि मैं एक ट्रेनर भी हूँ, लेकिन आजकल मैं ट्रेनिंग बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज माई मोस्ट ऑफ माई वर्क इज़ डीलिंग विद ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन वो कवर लेटर के अंदर वो मेरे होता है ताकि एक रीडर को पता चले कि भाई इसका जो पोर्टफोलियो है इसने ये चीज़ें भी की हैं। राइट। तो आपका रेज्यूमे आ गया, आपका कवर लेटर आ गया, आपके पोर्टफोलियो आ गया। फिर उसके अलावा अगर आप और मैं किसी दावत में मिलते हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मतलब आप काफ़ी लोगों को जानते हैं जो जॉब सीकर्स होंगे, राइट? ऐसा है, बिल्कुल है। तो आप अगर कोई परसेंटेज अगर आप बताएं, आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट जॉब सीकर्स को जॉब्स मिलती हैं अपने नेटवर्क के थ्रू या अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू या किसी के जानने वाले कॉन्टैक्ट्स के थ्रू? करंटली अगर मैं देखूँ ना तो 80% तो यही है। हाँ। पहले होता था कि हम बगैर देखे अच्छा, हायर कर दे मैं अपने। आपको एक सच बात बताता हूँ कि ये तकरीबन 100 साल के बाद भी 80% ही रहेगा। इसकी क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है ना। ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। और एक होता है कि एक आपने परेटो रूल 80-20 मैंने उसी के रेफरेंस से बताया जी आपको, ये 80% मैंने वही बताया जी आपको। जी। तो और ये आई एम वेरी हैप्पी कि आपने परेटो रूल बताया बिकॉज दुनिया के अंदर फिजिक्स के अंदर और आई गेस मेटाफिजिक्स भी के अंदर भी आप कह सकते हैं कुछ चीज़ें हैं जो ट्रू हैं। सो परेटो रूल इज़ अ ट्रूथ, इट्स राइट, एक्चुअली अ लॉ। आप कह सकते हैं कि इट्स अ लॉ लॉ है, ऑफ यूनिवर्सल लॉ। फिजिक्स, यूनिवर्सल लॉ है। उसके अंदर क्या है कि आपके 20% आपका जो एफर्ट है वो 80% फ़ायदा देगा या 80% रिजल्ट का वो ही जनरेट करेगा। 20% आपका एफर्ट 80% आपका रिजल्ट जनरेट करता है, राइट? उसी तरीके से जनरली स्पीकिंग जब आप नेटवर्किंग करने जाते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर नेटवर्किंग विद पीपल यू नो, अगर मैं खुद का नेटवर्किंग कर रहा हूँ अपने आसपास में फ्रेंड्स और फैमिली से, तो एक तो वो एक पहचान भी होती है, कांटेक्ट भी होता है, वो आपको ट्रस्ट भी करते हैं, तो आपको जैसे आपने कहा कनेक्ट भी कर देते हैं। लेकिन 80% ऑफ योर जॉब सर्च एफर्ट्स नॉर्मली डज कम फ्रॉम देयर ना। उसके अंदर साइंटिफिक लॉ क्या है वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप किसी भी स्टार्ट को देख लें, जॉब सीकर्स के 80% जो उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आते हैं, अपने नेटवर्किंग के एफर्ट से आते हैं। तो जब आप कोई दावत में जाएं या किसी मीटिंग में जाएं, तो आप उस वक्त रेडी होने चाहिए कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करना है, अपने बारे में थोड़ा सा बताना भी है, थोड़ा सा ये भी बोलना है कि कोई आपको अगर हायर करेगा तो उसको क्या फ़ायदा होगा, अगर मौका मिले तो ये भी बताना है कि आपके लॉन्ग टर्म क्या गोल्स हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम इसको मजाकन और ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं मौका, लेकिन ये एक्चुअली वो चेंजेस लाती हैं या वो शिफ्ट्स लाती हैं आपके करियर में जो आपको फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ले जा सकती हैं। और तो इसका जो बेस्ट प्रैक्टिस जो मैंने देखी है अपने करियर में तकरीबन लास्ट 30-40 ईयर्स जो मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि आप एक इंसान को एक अपने आप का खुलासा या एक समरी तैयार करनी चाहिए। 30 सेकंड की समरी वो अपने पास तैयार कर ले। इसका दूसरा नाम एलिवेटर पिच भी कहलाता है। और ये एलिवेटर पिच क्यों कहलाता है कि अगर आप इमेजिन करें कि आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए हैं और हे, आप एलिवेटर ले रहे हैं और आपके साथ बिल गेट्स आ गए। सही, आप और बिल गेट्स तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए एलिवेटर में होंगे तब जब तक कि आप रूफ टॉप तक ना पहुंच जाएं। तो सही, उस 30 सेकंड्स में आप बिल गेट्स को क्या बोलेंगे अपने बारे में, राइट। तो राइट? वो पिच आपकी रेडी रहनी वो चाहिए। पिच आपकी पॉलिश, रेडी एंड क्विक टू एक्सेस होने चाहिए। वो ऐसी होनी चाहिए कि एक जॉब सीकर के वो बिल्कुल ही उसके क्या उर्दू में क्या मुहावरा है उसके, मतलब हाथों में हो, मतलब ऑन हिज फिंगर टिप्स, इट शुड बी ऑन हिज फिंगर टिप्स एंड रेडी टू गो। तो एंड दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस बिकॉज एक जो एम्प्लॉयर है या एक इंटरव्यूअर है या जो भी आप जिससे बात कर रहे हैं, उसको ना तो सिर्फ आप उसको इम्प्रेस करेंगे अपनी पिच से, पर उसको ये भी एहसास होगा कि ये जो बंदा है ये जानता है कि क्या करना चाहता है, इसको ये भी पता है कि इसकी क्या खासियत है, ये क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकता है, और
मैं इसका किस तरीके से अपने बिजनेस में इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं Sure. कहता हूँ कि आपकी भी तो होगी ना जी बनी हुई। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ताकि So, कुछ इंस्पिरेशन तो हमारे पास आए कि हाँ किस तरह हाँ, से रेडी करना है। तो मैं आपको अपनी 30 सेकंड समरी अभी बताता हूँ। उर्दू में बताऊँ कि अंग्रेज़ी में बताऊँ? उर्दू में बता दें, चलें, ज़्यादा बेहतर है। मैं कोशिश करता हूँ कि पहले उर्दू में बताऊँगा, बिकॉज़ उर्दू में मैंने कभी बोली नहीं है मेरे ख़्याल से, अच्छा अंग्रेज़ी में चलें, ज़्यादातर बोली है, लेकिन चलें इंग्लिश में बोलें, मसला नहीं है। चलें, पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर उसी चीज़ को मैं उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा, मेरे लिए थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। वही है। सो अस्सलाम वालेकुम तहसीन, हाउ वालेकुम आर यू? सलाम। कैसे हैं? हाथ हमारा मुश्किल सो हैंडशेक इम्पोर्टेंट है। है। अच्छा इम्पोर्टेंट हैंडशेक बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें फिजिकली एक देखें, अच्छा अगर पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर आप लेडी होती तो मैं हैंडशेक तो नहीं कर सकता। हाँ I would say salam, and again as a Muslim a man I would say salam and and bow my head also in respect also a little bit. पर बिल गेट को तो आप सलाम नहीं करेंगे ना, उसको तो हैंडशेक ही करना पड़ेगा। हैंड शेक ही Yeah. करना पड़ेगा। And of course, if I was a woman and I was meeting another man and I'm a Muslim woman and I cannot handshake hands, so the same thing that as a Muslim man would do for a woman, you would bow your head and say Assalamu Assalamu alaikum alaikum. respectfully. So handshake is important, especially when you are when you want to impress. But again, मैं सब अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि आप हमेशा खुद का ध्यान रखें कि आपकी क्या कंफर्ट लेवल है। अगर आप हैंडशेक में कंफर्टेबल हैं तो हैंडशेक करें, अगर हैंडशेक में कंफर्टेबल नहीं हैं आप किसी भी वजह से, तो आप सलाम करके हेड डाउन करके आराम से बाव कर सकते हैं, वो भी जस्ट एज रिस्पेक्टफुल एंड पावरफुल है। ठीक है। So, my name is Ali Asghar Dosa. I'm a career counselor by profession. I'm also a life skills coach. One of the passion in my life is to support both my clients and students I work with to find the passion in their lives. My work is very much an amalgamation of finding one's passion and finding one's role in their careers. I would love to meet with you and talk to you about how we can find your goal and your passion in your career and make proper steps and concrete steps to achieve that. How is this Friday at 2 o'clock for us to have a call about finding your passion in life? इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी आपकी? जी, आपने ना सोचने का टाइम नहीं दिया, आपने दिया 2 बजे का टाइम कि यस कर रहे हैं। yeah, तो वो भी ना थिंकिंग चल रही है कि 2 बजे मैं अवेलेबल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वही पर्पस भी होता है, और बिकॉज क्योंकि अभी आप आप बोलते सोच ना रहे हैं कि मैं whenever 2 बजे अवेलेबल हाँ, हूँ हाँ। कि नहीं, अगर आप बोलते ना शायद आप whenever 3 बजे अवेलेबल हों, तो मुझे आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ मैं 3 बजे अवेलेबल हूँ, 2 बजे नहीं। और अगर आप मुझे ब्रॉड वे देते ना क्या फ्राइडे को अवेलेबल है, तो शायद मैं मना कर देता। हम्म, तो मुझे क्योंकि ये शायद मेरा पड़ता है, जब आप किसी को एक स्पेसिफिक टाइम देंगे तो वो स्पेसिफिक टाइम में सोचेगा। वंस यू गिविंग द ब्रॉड टाइम, तो वो शायद सोचेगा नहीं यार सुबह मुझे तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जानी है, नहीं यार जुम्मे के अलावा रख ले। पर यू कहेंगे यार आर यू अवेलेबल 11 o'clock बिफोर द जुम्मा नमाज 11 और 12, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो मुझे समझ में आ गई वाली बात। तो इसी आपने चीज़ को वो अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो मतलब मेरा नाम अली डोसा है, मैं एक काउंसलर हूँ बाय प्रोफेशन और एक लाइफ स्किल्स कोच भी हूँ। मेरी ज़िंदगी का जो खुलासा है या जो मकसद है आप कह सकते हैं, वो मेरे क्लाइंट्स को और मेरे स्टूडेंट्स को हेल्प करना कि वो अपनी ज़िंदगी का मकसद फाइंड आउट करें, और उसके अंदर वो उनका जो ज़िंदगी का जो मकसद हो या उनके वर्क का जो मकसद हो वो ऐसा हो कि जो उनकी लाइफ को खुश रखे, ताकि उनको कभी ऐसा ना लगे कि काम काम है, बल्कि काम में जान है। Right. Yeah. नहीं बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया सुन के। और आई थिंक 30 अभी काउंटर तो था नहीं, लेकिन आई थिंक 30 मिनट से कम ही थी ये। 30 सेकंड से कम ही थी मेरे ख्याल से, मैंने 30 सेकंड से, राइट। 20 सेकंड या 25 सेकंड्स लिए होंगे शायद। तो ये ऐसे आप स्टूडेंट को कैसे गाइड करेंगे? स्टूडेंट तो इसमें वो प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत बोलेगा है। स्टूडेंट? तो मैं अपना अभी आई गेस देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हर एक प्रोफेशनल कोई ना कोई टूल यूज़ करता है जिसके अंदर उसकी महारत आती है। एक डेंटिस्ट है, वो उसके टूल हैं जिसके अंदर वो काफ़ी साल गुजारता है, उसके अंदर एक किस्म की डिक्सटेरिटी पैदा करने में, एक किस्म की महारत पैदा करने में। उसी तरीके से एक अकाउंटेंट है जो काफ़ी टाइम गुजारता है अकाउंट्स को समझने में, रजिस्ट्रेशन को समझने में, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझने में। तो उसी तरीके से फ्रॉम अ काउंसलर आई हैव स्पेंट रफली मैं तकरीबन 2007 से इस फील्ड में हूँ, और तकरीबन लेस दैन 20 years नाउ, बट
मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में I'll just जी tell जी you a बिल्कुल। little bit. तो अभी हम जब मिले थे तो आपने मुझे अपनी एम्ब्रॉयडरी सेटअप के बारे में दिखाया था एंड योर डिज़ाइनिंग सेटअप आल्सो एंड आई शेयर्ड कि मैं भी टेक्सटाइल में हुआ करता था या एक अरसे पहले। वो आपने एक जुमला बड़ा अच्छा बोला था ना, शनेल, तो मैंने हाँ हाँ कहा वहाँ से आइडिया हो गया था कि जी शनेल एम्ब्रॉयडरी नहीं पता लोगों को वैसे जी नॉर्मली अभी तक। जी। तो वही बात है ना कि लाइक टेक्सटाइल्स के अंदर मैंने अपनी एक्चुअली मेरा पहला जॉब जो आप कह सकते हैं जिसके अंदर फर्स्ट रियल जॉब ऑफ माय करियर वाज वर्किंग फॉर माय फादर। मेरे अब्बू के साथ काम करता था मैं। और मेरे अब्बू की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री थी यहाँ पर कराची में। तो मैंने उनके साथ, तो ऐसे तो आप कह सकते हैं कि बचपन से ही समर के अंदर भी मैं उनके साथ समर के अंदर फैक्ट्रीज में जाके वहाँ पर मैं यू you नो काम करता था, टाइम उनके साथ स्पेंड करता था। राइट। काम में आप उसको दान नहीं कह सकते बिकॉज वो एक्चुअली कोई कॉन्क्रीट काम नहीं होता था। कभी मुझे कह देते थे कि भाई अली आज तुम एक काम करो, ये 10 कंपनीज हैं अमेरिका के अंदर हैं, इन सबको हमें एक खत लिखना है, आप जाके उनके लिए एक खत ड्राफ्ट करो, मुझे दिखाना। तो वो आप एक असाइनमेंट कहते हैं कि राइट। कोई कुछ खास काम था नहीं, लेकिन एक वैल्यूबल लेस। एक्टिविटीज यानी कि कुछ भी। तो मेरे अब्बू का शौक था कि कभी वो फारिग नहीं बैठने देते थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी जब भी मुझे देखे कि हाँ अभी तो ये डे ड्रीमिंग की तरफ जा रहा है, इसको कोई ना कोई काम दे दो। तो कभी आई रिमेंबर माय फादर्स ऑफिस, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द 80s, अर्ली 80s और मिड 80s। तो उस वक्त में टाइपराइटर से कंप्यूटर्स नहीं थे, तो मेरा जो काम ये था कि literally type letters to embassies in Pakistan from around the world because my father was an exporter. फिर जब उनकी फैक्ट्री स्टार्ट हुई तो मेरा काम समर्स के अंदर उस फैक्ट्री के अंदर काम करना था। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैंने तकरीबन 2-3 महीने किमारी में काम किया, ऑन अ मशीन, पायलंग, निटिंग मशीन, जहाँ पर मेरा जो काम था वो धागा जब टूटता था तो मैं तकरीबन 14 साल का उम्र का था, मुझे धागा वापस उसमें जोड़ लगा के वापस उसको स्टार्ट करना था। ये आप कह सकते हैं कि मेरे फादर ने कहा कि भाई समर के अंदर दिन के वक्त तो ये स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, जिन दिन के वक्त तो हाँ। ये क्रिकेट और ये सैटरडे को खेलता है, मंडे टू फ्राइडे क्या कर रहा है, इसको फैक्ट्री भेज दो। तो वहाँ पर भी मुझे बहुत सीखने को मिला। सो टेक्सटाइल्स आप कह सकते हैं कि बचपन से ही एक टाइप का अफिलिएशन था। तो जब मैंने ग्रेजुएशन की और पाकिस्तान वापस आया कनाडा से, तकरीबन 98 की टाइम की बात कर रहा हूँ, तो मैंने अपना करियर टेक्सटाइल्स में उस वक्त स्टार्ट किया। और इनिशियली टेक्सटाइल्स के अंदर जो लर्निंग होती है वो आप कह सकते हैं कि किसी ने भी जो टेक्सटाइल्स में काम किया होगा वो आपको ये बता सकता है कि टेक्सटाइल्स के अंदर बहुत सी चीज़ों को आपको सीखना होता है। एक तो राइट। टेक्निकल चीज़ें बहुत सी हैं, फैब्रिक बहुत टेक्निकल बहुत चीज़ ज़्यादा। होती है, जी उसके जी। अंदर काफ़ी चीज़ें अप एंड डाउन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके अंदर टेक्निकल नो हाउ होने चाहिए। फिर उसके अलावा टेक्सटाइल के अंदर कभी भी कोई चीज़ सिमिलर नहीं रहती, हर साल कोई ना कोई तब्दीली आती है, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, या कोई नई फैशन आ जाता है, या कोई नया ट्रेंड आ जाता है। तो वो सीखने का आपके सीखने का जो हैबिट है वो कंटिन्यू रहता है, वो कभी स्टॉप नहीं राइट। होता। तो ऐसा करते करते कि मैं 2007 में हालात पाकिस्तान के ऐसे थे, बल्कि कराची के ऐसे थे कि हमें टेक्सटाइल के अंदर एक्चुअली हमें काफ़ी नुकसान हुए 2007 में, 2006 में। आपको पता है, आप कराची में होंगे उस टाइम पे, आपको पता होगा कराची के क्या आइडिया है। हालात थे। तो मेरे फादर ने कहा कि भाई अभी तो मैं थक गया हूँ, मुझे मतलब बचपन से वो जो जहद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे रिटायर करना है, आई वांट टू रिलैक्स। आपको अगर रन करना है तो आप रन करो, अगर आप कुछ और करना है तो आप कुछ और करो। तो उस वक्त कनाडा का मेरा एक अपॉर्चुनिटी थी उस वक्त कनाडा जाने की। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे कनाडा जाना चाहिए बिकॉज obviously I had a family also. I was thinking about my family's education too, my children's education of course. And मेरी भी एक ख्वाहिश थी because I had always an interest in not just education
but also working with people. I don't like to just call myself a counselor because जब आप काउंसलर बोलते हैं तो लोग समझ बहुत सी चीज़ें उसके बारे में दिमाग में आती है, ऐसे ही है। आती है, लेकिन मेरा जो मेन चीज़ है कि लोगों से बात करना, उनकी जो चैलेंजेस है उनको समझना और उनसे रियली इंटरेक्ट करना, बिकॉज काउंसलर का एक्चुअल जो फंक्शन है वो यही है, राइट? तो उससे काफ़ी चीज़ें आगे चलती हैं। सो ये मेरा गोल था। तो आई वेंट बैक टू कॉलेज, आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम जॉर्ज ब्राउन, कंप्लीटेड अ करियर वर्क काउंसलिंग प्रोग्राम 2010 में मैंने कंप्लीट किया था। और 2010 से लेकर 2019 तक मैं कनाडा में ही था, जहाँ पर मैं काम कर रहा था फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, नॉट मल्टीनेशनल कंपनीज, NGOs, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और ये सारी जो थी वो सारी गवर्नमेंट फंडेड थी। सो इनका जो गोल था was to provide employment services to Right. newcomers in Canada as well as Canadian population. 2010 के अंदर I graduated from my program at George Brown, my postgraduate, and फिर उसके बाद I started working in the industry. Industry के अंदर, Canada के अंदर mainly my clients were newcomers. So when I say newcomers, I mean qualified people, engineers, IT professionals, finance के लोग, but coming from different countries. तो जब एक बंदा कनाडा पहली दफ़ा आता है किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर ज्वाइन करने के लिए, तो उसके अंदर 2-3 उसको चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। एक तो कुछ ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जो लाइसेंस्ड हैं या रेगुलेटेड हैं, जैसे अकाउंटिंग प्रोफेशन इज़ अ रेगुलेटेड प्रोफेशन इन कनाडा. Engineering is a regulated profession in Canada. Doctors is a regulated profession in Canada. So engineers को कुछ टेस्टिंग के लिए, कुछ एक्सपीरियंस के लिए प्रिपेयर करना होता है, जिसके अंदर हम उनकी मदद करते थे। उसके साथ साथ उनकी जो रेज्यूमे राइटिंग है, उनकी जो जॉब सर्च है, किस तरीके से इंटरव्यूज़ में उनको कंडक्ट करना है अपने आप को, किस तरीके से एम्प्लॉयर के साथ नेटवर्क करना है, और यहाँ तक कि एसोसिएशन, अगर वो इंजीनियरिंग एसोसिएशन के अंदर मेंबर्स बन रहे हैं तो उनको क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेंगी, क्या चीज़ें उनके पास लाजमी होने चाहिए। तो तहसीन ये जो काम था इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज एक तो एक टाइम के अंदर 6 इंडस्ट्रीज़ के साथ आप काम कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ आप यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी काम कर रहे होते हैं, बिकॉज ये यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो इन प्रोफेशंस को सर्टिफाई करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियर का मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। तो अगर कोई बंदा इंजीनियर कनाडा जाता है तो वो डायरेक्टली इंजीनियरिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बिकॉज कनाडा के अंदर आपको इंजीनियरिंग का एक लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, जिसको पिंच कहते हैं, प्रोफेशनल इंजीनियरिंग लाइसेंस। तो एक अगर आपके पास पिंच लाइसेंस है तो आपका जो सिग्नेचर है वो उसकी अथॉरिटी होती है कि वो आप अगर आप कोई ब्लूप्रिंट पे साइन कर लेते हैं तो वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है, राइट? तो उसका एक वेटेज होता है, उसकी एक अथॉरिटी होती है इन ऑन कैनेडियन लॉ. So as such, without a PNG license, nobody can become an engineer. तो PNG लाइसेंस के लिए भी आपको 1 साल तकरीबन एक लाइसेंस्ड इंजीनियर के साथ शैडो करना होता है, ताकि आप उससे मतलब सीख सकें, एक्सपीरियंस आ जाएगा, राइट? एक्सपीरियंस सीख सकें ना। अगर आप और मैं 35 या 40 इयर्स की उम्र के अंदर कनाडा एज एन इंजीनियर गए तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके पर आप कहते हैं करियर स्टेमिना हो जो वो कह सकेंगे नहीं भाई अभी मुझे कनाडा में भी इंजीनियरिंग का लाइसेंस चाहिए, उसके लिए अगर मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़े मैं यूनिवर्सिटी भी जाऊंगा, 1 साल किसी इंजीनियर के साथ काम करना पड़े तो वो भी मैं करूँगा। तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी होंगे लोग जो अग्री करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल वांट टू स्टार्ट वर्किंग राइट अवे, बिकॉज इसका पैसे लगते हैं इसको एंड नॉर्थ अमेरिका इज नॉट चीप। और इस एज के अंदर आपकी फैमिली भी चल रही होती है, ये चैलेंज है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, आपके ज़्यादा आपके पास प्रेशर होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक इंजीनियर कहता है कि भाई अभी तो मैं इंजीनियर की लाइसेंस के लिए तो मुझे करना है, लेकिन ये मैं 3 या 4 साल में अचीव करूँगा, फ़िलहाल मैं एक टेक्नीशियंस के लिए एक लाइसेंस या सर्टिफिकेट ले लेता हूँ ना। उसमें डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट टेक्निकल सर्टिफिकेशंस होती हैं। तो वो एक क्या फ़ायदा होता है कि एक पर्सन जिसको अगर एज एन इंजीनियर वो $100 पर आवर कमा रहा होगा,
तो यहाँ पर एज अ टेक्नीशियन वो $60 an hour कमा लेगा, राइट, right? But $60 an hour compared to $15 an hour working at McDonald's is a big difference. It's a life सही, difference, right? तो ये जो जहाँ पर मैं काम कर रहा था, जैसे एक्सेस एम्प्लॉयमेंट है, करियर फाउंडेशन है, इन सब कंपनीज़ के अंदर ये प्रोग्राम्स रन होते थे कि जब वो ऑब्वियसली इंजीनियर्स को सपोर्ट करना है ताकि वो इंजीनियर बन जाएं, लेकिन अभी वो क्या करेंगे, तो कुछ उनको ना कुछ चलता रहे उनका हिसाब किताब। या तो हम उनको कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग होती रहती थी। और उसी तरीके से सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स के साथ भी सेम थिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स के साथ भी सेम थिंग, HR और सेल्स एंड मार्केटिंग, इन सब के साथ सेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। कुछ प्रोफेशंस होते हैं जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग है आपका, HR तो नहीं बल्कि सेल्स एंड मार्केटिंग आप कह सकते हैं, ऐसा प्रोफेशन है कि जहाँ पर कोई डेजिग्नेशन नहीं होती, मतलब कोई Right. सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादातर वैल्यूबल होता है। तो उसके अंदर हमारा काम यह था कि इनको हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिलाएं। सेल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब होता है, बिकॉज सेल्स के अंदर अगर मैं एक सेल्स पर्सन हूँ तो मैं या तो इंस्टीट्यूशनल सेल्स कर रहा हूँ, या मैं बिज़नेस टू बिज़नेस सेल्स कर रहा हूँ, या मैं बिज़नेस टू कंज्यूमर सेल्स कर रहा हूँ, राइट? तो हर किस्म के सेल्स की डिफरेंट टिप्स होती हैं। तो हमारा रोल ये था कि पहले जो हमारा जो क्लाइंट है उसको हम मैच करें, उसकी प्रोफाइल को मैच करें, वो किस किस्म की सेल्स करना चाहता है, किस किस्म की सेल्स का उसको एक्सपीरियंस है। फिर वो उस कंपनीज़ के अंदर कौन सी कंपनीज हैं ये सेल्स पोजीशंस हायर कर रही हैं। तो हम एक चीज़ करते थे जिसके अंदर मेंटरिंग हम उसको कहते हैं। मेंटरिंग के अंदर होता ये था कि हम एक कैंडिडेट को एक मेंटर से मिलाते थे और उनके साथ एक 3 माह का तकरीबन एक सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट बनाते थे कि ये मेंटर इसको मेंटरिंग करेगा 3 माह के लिए। और इसमें बहुत फ़ायदा होता था, इसमें बोथ द मेंटी को भी बहुत फ़ायदा होता था, बिकॉज ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस आदमी से आप सीख रहे हो, उसकी इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, उसका Right. जो टिप्स हैं, जो बहुत वैल्यूबल एक्सपीरियंस है वो आपको डायरेक्टली दे रहा है, और आपका नेटवर्क बढ़ रहा है। बट मेंटर को भी बहुत फ़ायदा होता था, बिकॉज अगर आप एक प्रोफेशन के अंदर एक टेक्नीशियन हो या एक प्रोफेशन के अंदर एक ही जैसा काम कर रहे हो 20 साल से 30 साल से, अभी आप एक नए बंदे से मिल रहे हो कि वो उसी प्रोफेशन में था लेकिन डिफरेंट कंट्री में था, डिफरेंट मार्केट में था, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, उसके क्या चैलेंजेस थे। उसके अलावा अक्सर आप उन लोगों से मिल रहे हो जो करियर अभी अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके पास नई टेक्नोलॉजी है, नई बिल्कुल वे ऐसा ऑफ ही है। डूइंग थिंग्स हैं। तो मेंटर्स को भी ये बहुत पसंद करते थे, ताकि वो एक तो एनर्जाइज भी होता है बंदा, गिविंग हाँ, इज ऑल्सो गेटिंग, राइट? राइट, So that was very good part of that program, mentorship. Now, why I mention this experience as so important, एक तो मैं तकरीबन 12 साल ये काम किया है कनाडा में roughly, so it's been a long term for me to do this work. But उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर हमारा जो youth है, they need this kind of experience. मुझे पाकिस्तान वापस आए हुए तकरीबन 5 साल हो गए। मैं 2019 में पाकिस्तान में आया था वापस। आने के बाद पहले साल तो मैं आया था 2019 नवंबर में, राइट, और मार्च में कोविड 20 में हिट हो गया। तो पहले साल तो मैंने ट्रेनिंग्स ऑफ़र की, और तकरीबन पहले 4 महीनों में आई वाज वर्किंग विद National Incubation Center Karachi. I did राइट, 2-3 workshops over there. But I worked with a company called Integration Experts. फिर another company called Kareem now के साथ I worked. फिर Ontex Global. ऐसे 5-6 कंपनीज के साथ मैं ट्रेनिंग ऑफर कर रहा था and different things. फिर कोविड के बाद जब हिट हुई तो सारी ट्रेनिंग आपको पता है काफ़ी चीज़ें स्टॉप हो गई, स्टॉप हो गई, सारी चीज़ें रुक गई ऑलमोस्ट। रुक गई थी। तो उस वक्त मैंने सोचा कि भाई अगर मैं कंपनीज़ को ट्रेनिंग नहीं दे सकता, अगर लोगों को बुला नहीं सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता ट्रेनिंग्स के लिए, तो मैं काउंसलिंग क्यों नहीं करूं। तो तो ये जैसे आप पर्सनल ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो लिंक्डइन के अंदर
मेरे so Mr. Nadeem Ghani, who is a founder of Nixer College and also the dean of Nixer College, he was on my LinkedIn contact. तो पाकिस्तान आने से पहले वो उन कुछ लोग थे जिनको मैंने कनेक्ट किया था आने से पहले, और मैंने उनको सिर्फ एक मैसेज किया कि भाई नदीम साहब, मैं कराची में हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि मैं काउंसलिंग वापस करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग करूँ और कॉलेज काउंसलिंग करूँ. तो उन्होंने रेज्यूमे पढ़ा, मेरी प्रोफाइल देखी और नेक्स्ट डे मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया. तो मैंने तकरीबन 2 साल निक्सर में काम किया एज अ कॉलेज काउंसलर, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज वहाँ पर एक तो आप स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो ए लेवल स्टूडेंट्स हैं उनके, जो पाकिस्तान में भी अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान के बाहर भी अप्लाई करते हैं. अब अच्छी बात यह है कि निक्सर एक ऐसा स्कूल है या कॉलेज आप कह लें जो बहुत बहुत वैल्यू ऐड करता है अपने स्टूडेंट्स को. एक बंदा अगर निक्सर के पहला दिन आप देखें और निक्सर का आखिरी दिन देखें उस बंदे की एकेडमिक लाइफ के अंदर, तो आपको वो वैल्यू एडिशन नज़र आएगी. द वे द पर्सन विल कंडक्ट हिमसेल्फ, द जनरल नॉलेज, ऑल्सो अवेयरनेस ऑफ रियल लाइफ चैलेंजेस. वो एक निक्सर आप कह सकते हैं कि वो एक आई वुड ऑलमोस्ट से कि वो एक सोशल सर्विस कर रहा है एज ए ऑर्गेनाइजेशन बाय एडिंग दैट अवेयरनेस टू द स्टूडेंट. वो सिर्फ आपको एजुकेशन नहीं दे रहा, बट आपको पाकिस्तान की जो एक्चुअल रियलिटी है वो भी आपको एक्सपीरियंस कराता है. बिकॉज निक्सर रन्स 13 ऑर्गेनाइजेशंस. निक्सर रन्स इन हाउस 13 tax paying companies which are run by students. So yeah, and every year the leadership changes. So every year new leaders come into these 13 companies in positions of CFO, in positions of chief human resource officer, chief executive officer, chief marketing officer. And ये projects हैं, मतलब 13 companies तो आप कह सकते हैं. एक company का नाम है मेरी भी एक ख्वाहिश है, जो ऑर्फनेजेस के साथ काम करते हैं. तो बच्चे करते क्या हैं कि पूरे साल चंदा इकट्ठा करते हैं, ईद के टाइम, दोनों ईदों के दौरान वो जाते हैं ऑर्फनेजेस पे, और उनके जो बच्चे हैं उनको वो गिफ्ट्स देते हैं. सो इट्स लाइक गिव मेक अ विश फाउंडेशन आप कह सकते हैं उसको. फिर उसके अलावा स्टूडेंट निक्सर हॉस्पिटल है, निक्सर कॉर्पोरेट है, निक्सर फाइनेंशियल है, निक्सर ईट्स है. तो निक्सर ने ये बहुत ही अच्छी चीज़ की है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्टूडेंट्स के लिए खुद बनाई हैं और स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं. बिकॉज आपको भी पता है कि आप मुझे सिखा सकते हो कि नेगोशिएट कैसा करना है, लेकिन जब तक मैं नेगोशिएशन टेबल पे बैठूंगा नहीं, मुझे नहीं आएगा. राइट. सो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन स्टूडेंट्स लाइफ के द स्टूडेंट गेट्स अ चांस टू एक्सपीरियंस दैट. So I joined Nixer from 2020 till 2022. And 2022, I moved to Karachi School of Business and Leadership. In Karachi School of Business and Leadership, I was doing a similar role as a counselor, as a career, not a counselor, as a manager, career services and alumni relations. So उसमें थोड़ा सा difference था, ये था कि अभी मैं सिर्फ ऑब्वियसली एज अ काउंसलर मैं आज भी काउंसल करता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने काउंसलिंग अपनी बंद कर दी, कि वो मैंने ख़त्म कर दी. कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है तो आई एम हैप्पी टू सिट डाउन विद देम एंड डू वन-on-one काउंसलिंग, नो इश्यूज़. लेकिन ऑब्वियसली द जॉब इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट रोल्स. एट KSBL, my job was to provide overall career services to undergrad student body as well as the grad student body. So roughly around 1,400 or 1,500 active students combined for both undergrad and grad. तो one-on-one काउंसलिंग कम होती थी, ज़्यादातर वर्कशॉप्स होती थी, सेशंस होते थे. कभी हम कभी हमने एंग्रो को बुला लिया, कभी हमने फौजी फर्टिलाइज़र को बुला लिया, कभी हमने लकी को बुला लिया. तो ऐसे हम ऑर्गेनाइजेशंस को अक्सर इंगेज करते थे ताकि स्टूडेंट्स को वो एक्सपोजर मिले. और ये जियोटेक जो मैंने ज्वाइन किया है अभी, उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये थी कि इनका जो मिशन है
और इनका जो विज़न है जियोटेक का, ये एक तो मेरे जहन में आया भी, Right. और दूसरा मुझे ये बहुत ही एक यूनिक और वैल्यूबल इनका विज़न है। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, हमारी जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है वो अल गज़ाली यूनिवर्सिटी है, एंड जियोटेक इज़ द बिजनेस स्कूल ऑफ अल गज़ाली यूनिवर्सिटी। अंडर उसके अंडर चल जी रहा, हाँ। राइट? तो हमारी सारी जो डिग्रीज़ हैं वो सारी अल गज़ाली की ही हैं, लेकिन जियोटेक डिफरेंट है बिकॉज़ वो बिज़नेस की डिग्रीज़ ऑफ़र कर रहा है थ्रू अल गज़ाली। इसमें आपके पास बीबीए है, बैचलर ऑफ साइंस बिज़नेस एनालिटिक्स है, बैचलर ऑफ साइंस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, और इंशाल्लाह अभी हमने अप्लाई किया है, हमें इंशाल्लाह एनओसी मिल जाएगी उसकी वेरी सून। बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस भी हम लॉन्च करेंगे सितंबर में। तो ये 3 प्रोग्राम्स जो हैं, बीबीए, बैचलर साइंस बिजनेस एनालिटिक्स, बैचलर ऑफ साइंस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इनकी तो हमें एचईसी से अप्रूवल आ गई है, हमने एडमिशन्स भी स्टार्ट कर लिए हैं। कंप्यूटर साइंस को हमने अभी अप्रोच किया है, इनफैक्ट अभी सबमिट किए हमारे डॉक्यूमेंट्स, इंशाल्लाह सितंबर तक इंशाल्लाह। वो भी आ जाएगी। इसके साथ साथ हम एक मास्टर्स प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि 2 मास्टर्स प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। एक मास्टर्स प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं अल गज़ाली यूनिवर्सिटी में, मास्टर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। दूसरा मास्टर्स प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं एट जियोटेक में, विच इज़ गोइंग टू बी मास्टर्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड बैंकिंग। जो आपको पता है कि जी इस्लामिक जी। बैंकिंग इज़ मतलब इज़ अ नीड ऑफ द आवर। मतलब हर बैंक किसी ना किसी तरीके से कन्वर्ट हो रही है, इस्लामिक बैंकिंग की तरफ ही जा रहा जो है। जा रही है। तो ऑब्वियसली अगर आप ये पैराडाइम शिफ्ट आप कर रहे हो इंडस्ट्री में, तो आपको स्किल्ड पीपल भी चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन भी चाहिए, जी जी। नॉलेज भी चाहिए। तो ये एक रिक्वायरमेंट है जो हम इंशाल्लाह मीट करना शुरू करेंगे वेरी सून इंशाल्लाह। पर अपनी मिशन और विजन नहीं बताया कि So sorry. So our mission, and again, I don't have it written down, so I can't. I don't remember the exact words. But our mission is to, create through ethical leadership, create real change in the industry, and and also through the power of the divine revelation, we create ethical leadership in our people. So idea is कि हम सिर्फ knowledge नहीं हम देंगे, हम ethical leadership भी inculcate करेंगे अपने students के अंदर। वो हम कैसे करेंगे? थ्रू शरिया, थ्रू इस्लामिक टीचिंग्स। अगर आप हमारा करिकुलम देखें तो उसके अंदर शरिया प्लेज अ बिग रोल इन दैट, हदीस प्ले अ बिग रोल इन दैट, there are courses on Islamic law, Islamic jurisprudence। ये एक चीज़ है जो हमारे सारे प्रोग्राम्स के अंदर एकदम। बिल्ट इन है। दूसरी बात ये कि हमारा जो कैंपस होगा वो भी सेग्रीगेटेड होगा। So boys and girls will have separate entrance points, separate lunch rooms, classrooms उनके एक होंगे, but वहाँ पर we'll have a barrier over there. So they'll both be able to see the teacher, right? But they'll have a barrier, a segregation over there. And this is something कि जो मतलब दूसरी countries जो segregated campuses होती हैं उनके पास वो follow भी करते हैं। तो एक तरीके से वो भी एक आपके हमारी एक यूनिक पॉइंट होगी। एंड जो हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जैसे मैं कुछ नाम बताया आपको, ये वो लोग हैं जो लम्स में बल्कि कैस लम्स के फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो इसमें डॉक्टर जिशान अहमद, who was the Dean of Management Studies at LUMS. He was also the Dean of Karachi School of Business Leadership. And he was the Chancellor of Al Ghazi University. Now, currently, he's a Pro-Chancellor for us at Al Ghazali University, as well as a faculty member. Dr. Javed Ghani, he has years of experience in in not just accounting and finance, but also in business analytics and in business altogether. He has been if you look at their accolades, it goes on. The list is very long and extensive. But he's been a part of many boards. In fact, Punjab IT board, I think he's been a chairman also. He was one of the founding people of LUMS की जो executive center है. He was one of the founding people there.
सो आप कह सकते हैं कि द क्रैम द ला क्रैम ऑफ द एजुकेशन फर्टर्निटी वो हमारे साथ है, और वो हमारे साथ इसलिए भी है कि बिकॉज हम वो बिलीव करते हैं इन एथिकल लीडरशिप एंड ऑल्सो इन इस्लामिक ईथोस, कि हमारा जो Right. ईथोस है वो क्या है, और एज मुस्लिम्स what does it mean to be an ethical Muslim, business person or a professional, working in industry? What does that mean? आई गॉट इट। एक और पॉइंट था कि अगर हम पर्सनल ब्रांड पे आते हैं, इज देयर एलिमेंट्स, हम 5 to 6 एलिमेंट्स यू सेड कि यार 6 एलिमेंट्स में काम करें तो हमारा काम हो जाएगा। Sure. तो तो वो मैं आपको लिस्ट भी कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ, तो जैसे that's- फर्स्ट आप कह सकते हैं अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस कुड बी द फर्स्ट वन। देन यू कैन से योर सोशल मीडिया टूल्स, जैसे आपका सोशल मीडिया के अंदर लिंक्डइन है, किसी हद तक फेसबुक भी है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो टिकटॉक यूज़ कर रहे होंगे। राइट। तो आपका सोशल मीडिया जो आपकी प्रेजेंस है वो है, यूट्यूब है, ये आप पॉइंट 2 कहते हैं। दिस शुड ऑल्सो ट्रांसलेट एंड कम्युनिकेट योर ब्रांड। एक तो Right. खुद भी अवेयर हो, दूसरा आप दूसरों को भी साथ अवेयरनेस और ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दें कि मैं कौन हूँ। द थर्ड थिंग इज़ एक्चुअली योर टूल्स। ये टूल्स के अंदर आपका रेज्यूमे भी आ गया, आपका कवर लेटर भी आ गया। अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, कोई आपके विजुअल मीडिया में आप काम कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो भी आ गया। अगर आपके पास डिजिटल मीडिया है तो आपकी जो क्या कहते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, आई नो आपके पास वेबसाइट्स होती हैं जो आपके पूरे Right. पोर्टफोलियो को कैरी करती हैं डिजिटली, राइट। वो उसको आपको करना होगा। फिर उसके अलावा आप कभी किसी से मिले या कभी आपको ऐसा कोई मौका मिले कि जो आप किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान के साथ आपको चाय पीने का मौका मिले राइट। या किसी दावत में मुलाकात हो जाए, तो एक बहुत ही क्विकली खुलासन आप एक चीज़ बिल्कुल ही उनको कम्युनिकेट कर सकें अपने बारे में इन 30 Right. सेकेंड्स। एक आपके पास एक रिहर्स्ड पिच होनी चाहिए, जिसमें टाइम लगता है। जो मैंने आपको सब दिखाया था वो काफ़ी आसान थी, दिखने में आसान हाँ, थी शायद, लगती है आसान है। लेकिन टाइम लगता है, उसमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। तो वो आप एक बनाएं, एक 30 सेकेंड समरी अपने बारे में, जहाँ पर आप खुद के बारे में बताएं, एंड देन नेक्स्ट स्टेप्स और एक बाय इन सॉर्ट ऑफ कर लें कि भाई अभी हमें कहाँ मिलना है। एंड द सिक्स्थ एंड द आई गेस द फिफ्थ थिंग इज़ योर नेटवर्किंग। सो नॉट जस्ट आपने अप्लाई करना शुरू किया जॉब्स को लिंक्डइन पे, जॉब सर्च इंजन्स पे, या इंडीड पे, या rosie.com पे, rosie.pk पे, या किसी और पे भी आप एक थोड़ा सा नेटवर्किंग करना शुरू करें विद अ पर्पस कि भाई आप कुछ जॉब सर्च कर रहे हो। उसका एक एग्जांपल ये है कि कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो आप वहाँ राइट। पर चले जाएं। कोई आपके पास आपकी इंडस्ट्री के अंदर कोई नया आइटम लॉन्च हुआ है या कोई एक्सपो हो रहा है, वहाँ पर आप चले जाएं। आप रेडी हो अपने रेज्यूमे के साथ, अब आप रेडी हो अपने 30 सेकेंड समरी के साथ। अगर बिज़नेस कार्ड्स बनाने हैं तो बिज़नेस कार्ड्स बना लें, लेकिन वो आप नेटवर्किंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। और सबसे आखिरी चीज़ या सातवीं चीज़ आप कह सकते हो, वो फॉलो अप है, जो एक्चुअली बहुत असेंशियल है। अक्सर ऐसा होता है कि आप एक हफ्ते में 100 लोगों से मिलते हैं, लेकिन उन राइट। 100 लोगों से आपने कोई फॉलो अप नहीं किया, आपने उनको कोई थैंक यू ईमेल नहीं भेजा, उनको कोई एसएमएस नहीं किया, उनको कॉल करके नेक्स्ट मीटिंग का अरेंजमेंट नहीं की, तो वो ज़ाया हो जाते हैं वो कॉन्टैक्ट्स। सो उनको ज़ाया होने से बचाने के लिए एक फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक आपको ख़ुद को एज अ जॉब सीकर एक थोड़ी सी वर्किंग करनी होती है कि आप चीज़ों का ट्रैक रखें। बिज़नेस कार्ड्स लेना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, उनके लिए नोट्स बनाना कि भाई मैंने असद से मिला, मैं असद अलकरम टेक्सटाइल्स में काम करता है, अलकरम के अंदर वो क्वालिटी एश्योरेंस में काम करता है। असद का बहुत इंटरेस्ट है एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन बनाने में, उसको सीखना है कि कैड कैम का एम्ब्रॉयडरी किस तरीके से बनती है। तो असद को मैं कॉल करता हूँ, कॉल करूँगा 1 जून को, और उससे मैं बात करूँगा एम्ब्रॉयडरी के बारे में, और मेरा गोल ये होगा कि मैं उससे पूछूं कि व्हेन आर दे हायरिंग अ डिजिटल मार्केटियर, और क्या मैं उसको अपना रेज्यूमे भेज सकूं। तो वो एक फॉलो अप नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी कोई मिलें आप, जिसे
जैसे आपने उनसे मुलाकात की, उनका इन्फॉर्मेशन आपके पास आई, उनका नाम नंबर सेव किया या उनसे कार्ड लिया, घर जाके शीट के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर आपने क्विक नोट्स बना दी कि भाई मैं इनसे मिला था, इस तारीख को मिला था, अगली दफ़ा मैं जब इनसे मिलूँगा तो मुझे इनसे ये बात करनी चाहिए, ये बात करूँगा तो ये मेरा गोल है कि ये मैं इनके साथ कर सकूँ। तो ये थोड़ा सा अगर एज अ जॉब सीकर अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेटिजिकली लेके चलें और स्टेप बाय स्टेप लेके चलें तो वी कैन बी वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कुछ थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा कि सेंडिंग मैसेजेस और थैंक यू सो मच? सो आपको इनिशियली ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, होता है अक्सर, और इसकी वजह ये है कि ये समथिंग आउट ऑफ द नॉर्म है, आपकी जो प्रैक्टिस है ये आउट ऑफ योर ओन नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन आप दूसरे बंदे को आप पुट योरसेल्फ इन द रिसीवर्स शूज़। अगर आप मुझसे मिले हैं कोई नेटवर्किंग इवेंट में या कोई दावत में, आपने और मैंने तकरीबन 10 मिनट बात की, आप घर चले गए, मैं भी घर चले गया, हम मिले थे जुमे को, मंडे को आप ऑफिस पहुँचे तो आपने ईमेल अपना खोला, आपको मेरी तरफ से एक थैंक यू ईमेल मिला जिसके अंदर हमने एक थोड़ा सा खुलासा दिया कि हमने किस चीज़ों के बारे में बात की। मैंने शायद इसके बारे में बात की कि हमें अगले दफ़ा हम मिलेंगे तो हम किस चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। शायद मैंने आपको एक इनविटेशन भी दे दी उस ईमेल के अंदर कि मैं आपके पास एक कप चाय पीने के लिए आ सकता हूँ जुमे को। तो राइट। वो जो आपको एज ए रिसीवर इम्प्रेशन मिलेगा वो काफ़ी यूनिक होगा, बिकॉज अगर आप 100 लोगों से मिल रहे हैं तो मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ कि सिर्फ आपको शायद 1 या 2 बंदे ऐसे ईमेल वापस करेंगे, लेकिन वो बंदा आपके जहन में भी रहेगा। और इंसानी फितरत है अच्छी, इंसानी फितरत एक्चुअली है अच्छी, ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो कोई भी अच्छा इंसान इसको बोलेगा कि भाई बच्चा मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, इसको बुला लें तो मिल लेते हैं, एटलीस्ट वो तो आपके पास एटलीस्ट एक पॉजिटिव फेवर में जाएगा आपका आएगा, मेरे ख्याल से। नहीं, अब बहुत अच्छा आइडिया था। एंड बिफोर यू आर डिस्कसिंग राइट कि आप जब अपनी जर्नी बता रहे थे, देयर यू मेंशन कि मेंटर और मेंटी को हम कनेक्ट करते थे, तो आप पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं कर रहे सर? तो हम ऐसा कर रहे हैं पाकिस्तान में, बल्कि मैंने यहाँ पर पाकिस्तान में 2 जगहों पे अब तक किया है। एक तो निक्सर में मैंने किया था और कराची स्कूल ऑफ बिज़नेस में भी हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। निक्सर के अंदर जो हमने किया था उसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट था, बल्कि मैं निक्सर और KSBL के बारे में नहीं बताता, मैं जियोटेक के बारे में बताता हूँ कि गज़ाली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में हम यहाँ पर कैसे करेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो मेंटरिंग का जो स्ट्रक्चर होगा वो अगेन करियर से कनेक्टेड होगा। तो मेंटरिंग के अंदर होता ही है ना कि तहसीन के बोथ द मेंटर हैज़ नीड्स एंड द मेंटी हैज़ नीड्स, एंड दोनों की जो प्रोफाइल है उसको हम जितना क्लोजली मैच करते हैं उतना ज़्यादा वैल्यूबल मेंटी मेंटर रिलेशनशिप होती है, जितना उसमें इम्पैक्ट आता है। तो अल गज़ाली यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आएंगे जियोटेक में, तो पहले सेमेस्टर से ही हम उनकी मेंटरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा जो पार्ट ऑफ हमारा जॉब है वो इंडस्ट्री से कनेक्ट करना है। तो हमारे पास तकरीबन मेरे ख़्याल से 10 या 15 कंपनीज़ होंगी जो हमारे पास ऑन साइट उनकी सैटेलाइट ऑफिसेज हमारे कैंपस पे होंगी। तो टू गिव एन एग्जांपल, विल बी वर्किंग विद सॉफ्टवेयर हाउसेस कि जहाँ पर वंस अ वीक दे विल कम to the campus and they will have their office running in our office. So एक तो they will hire interns and project staff from our student body. दूसरा we will also be reaching out to their management to invite them for mentoring events. This will be an ongoing thing. निक्सर के अंदर हमने इसको ऐसा किया था कि निक्सर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उसकी जो अलुमनाई है, निक्सर के अंदर जिन बच्चों ने 13 साल 15 साल पहले A लेवल्स करके अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी, कुछ पाकिस्तान में कुछ बाहर मुल्कों में, और अभी 13-15 साल के बाद वो बाज़ार जैसी कंपनी के CEO हैं या एप्पल के अंदर वो प्रोडक्ट डायरेक्टर हैं या प्रोडक्ट मैनेजर हैं या वो
एजिलिटी के अंदर प्रोडक्ट हेड हैं या प्रोडक्ट ओनर हैं या कोई भी पोजीशन पे हैं, तो वो निक्सर का एक्सपीरियंस उनके पास है। अगर आप निक्सर के किसी भी स्टूडेंट से पूछें कि निक्सर ने आपकी करियर में क्या कंट्रीब्यूशन दी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विल से कि भाई निक्सर रियली कंट्रीब्यूटेड टू माय करियर, नॉट जस्ट टू Right. माय करियर बट टू माय प्रोफेशनल लाइफ। बिकॉज ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको कम मिलते हैं, कम लोगों को मिलते हैं। To be a chief executive at the age of 17, responsible for giving out medicines in Ibrahim Haidari through Nixer Hospital, उस टाइप का एक्सपीरियंस एक 17-18 साल के A-level स्टूडेंट्स को बहुत कम मिलता है। मतलब पूरी दुनिया में नहीं। मैं कह सकता हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस कम होता है। तो हमने ये किया था कि हमने उन स्टूडेंट्स को बुलाया था जो ग्रेजुएट हो चुके थे हमारे निक्सर से 13 या 15 साल पहले, और उनको हमें 40 ऐसे स्टूडेंट्स को बुलाया था, ऐसे अलुमनाई को बुलाया था, और उनको हमने मिलाया था तकरीबन 120 स्टूडेंट्स के साथ एक Right. घंटे में। तो 40 मेंटर्स मेट विद 120 स्टूडेंट्स इन 1 आवर। तो उसका 20 मिनट हमने टॉक रखी थी, जिसके अंदर स्पीड मेंटरिंग आप कह सकते हैं। तो 20 Right. मिनट्स के लिए आप एक मेंटर से मिलेंगे, फिर वहाँ से उठ के दूसरे मेंटर के पास जाएंगे। तो ऐसा हमने 120 स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया था। सिमिलरली इन KSBL हमने उसको थोड़ा सा डिफरेंटली किया। इसके अंदर हमने रिलेशनशिप फॉर्म की कि हमने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को मैच किया अपने अलुमनाई की प्रोफाइल्स के साथ, और फिर उनको हमने फॉर्मली कनेक्ट किया वाया ईमेल, एंड देन वी कॉल देम इन टू मीट विद द स्टूडेंट्स फॉर अ मीट एंड ग्रीट। वो Right. एक तकरीबन 3 महीने का आप कह सकते हैं मेंटरशिप अग्रीमेंट हुआ था, अगेन विथ आर स्टूडेंट्स alumni, and of course with our undergraduate students. उस स्टूडेंट से हट के भी तो ऑप्शन अवेलेबल है ना। जी हाँ, डेफिनेटली प्रोफेशनल्स के लिए भी है। तो इसमें देखें मेंटरशिप की ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एंड आई एम वर्कड ऑन इट फॉर मैनी ईयर्स। एंड ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कंपनीज को खुद इंगेज करना चाहिए टू स्टार्ट फाइंडिंग मेंटीज फॉर देयर ऑफिसर्स। तो उसके एक कंपनी को आई बहुत जस्ट वांट टू नो कि व्हाई यू हैवंट स्टार्ट फॉर द पर्सनल, के लोगों का भी तो आप कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे तो कर रहे हैं। हाँ, सो उसकी एक्चुअली इट्स फनी बिकॉज जब मैं पाकिस्तान पहले वापस आया था, सो अगर आप मेरी अभी अब लिंक्डइन पेज पे जाएंगे तो मेरे लिंक्डइन पे TSF नाम का एक कंपनी है, TSF करियर्स। तो ठीक वो है। मैंने लॉन्च की थी। उसके अंदर हमारी जो ऑफरिंग थी उसमें 5 चीज़ें हम ऑफर कर रहे थे। एक तो काउंसलिंग, Right. इंडिविजुअल 1-on-1 काउंसलिंग। दूसरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, जिसके अंदर मतलब आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर लाइफ स्किल्स एंड ऑल्सो सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर पर्सनालिटी डायमेंशंस, लाइसेंस टू कंडक्ट दिस ट्रेनिंग। तो वो मैं ऑफ़र कर रहा था। फिर जो तीसरी चीज़ थी उसके अंदर हम ऑफ़र कर रहे थे वो जॉब मैचिंग। तो बेसिकली अगर कोई एम्प्लॉयर है जिसको कोई जॉब दे लुकिंग फॉर टैलेंट, दे लुकिंग फॉर समबडी विद अ स्पेसिफिक टैलेंट, तो हमने ये कहा था कि आप हमें वो जॉब पोस्टिंग हमें शेयर करें, हम आपको टैलेंट ढूंढ के देंगे। लेकिन ये सारे बिजनेस सेंटर्स थे, ये 3 चीज़ें Right. थी, प्रॉफिट सेंटर्स थे। हमने कहा था कि हम 2 चीज़ों का करेंगे लेकिन कभी चार्ज नहीं करेंगे, कभी किसी को चार्ज नहीं करेंगे। एक वॉलंटियरिंग Right. सेटअप, कि अगर कंपनी चाहे कि वो वॉलंटियरिंग नॉट डिपार्टमेंट, एक वॉलंटियर्स को वो इंगेज करे और वॉलंटियर्स के साथ वो काम करे, तो हम कोई भी कंपनी में जाके उनका वॉलंटियर सेटअप बनाएंगे जिसके अंदर पॉलिसीज़ भी होंगी, वॉलंटियर्स को कैसे वो अट्रैक्ट करेंगे, वॉलंटियर्स को कैसे वो रिवॉर्ड करेंगे, और वॉलंटियर्स को कैसे वो रिटेन करेंगे। ये हम उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज कंसल्टेंसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर कंपनी को दे सकती है। दूसरी चीज़ जो हम कभी किसी को चार्ज नहीं करेंगे और हर ऑर्गेनाइजेशन को हम ये फ्री में देंगे, वो मेंटरिंग सर्विसेज थी। Right. ये 2 चीज़ें मैंने कहा था कि हम कभी भी इसका किसी से पैसा नहीं लेंगे, बिकॉज ये जो कोई चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो इससे जो फ़ायदा होगा इंडस्ट्री को और इकोनॉमी को, वो हमारे लिए काफ़ी है। बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप कह सकते हैं कि
एक्सपोटेंशियल इम्पैक्ट इनका होता है, बिकॉज आप एक वॉलंटियर को अपने पास ले आते हैं, Right. तो नॉट ओनली आर यू गेटिंग अ पर्सन हु इज मोटिवेटेड, बट यू आल्सो शेयरिंग योर इंफॉर्मेशन नाउ विथ हिज नेटवर्क, एंड Right. वो एक्सपोटेंशियली आपको इम्पैक्ट करता है. उसी तरीके से अगर आप मेंटरिंग के थ्रू किसी की लाइफ को चेंज कर सकते हैं 10% भी, तो दैट्स अ ह्यूज चेंज. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ इन द तो इसका ये रिजल्ट हुआ कि आफ्टर कोविड, इंस्टेड ऑफ रनिंग माई ओन बिजनेस, आई जॉइंड Nixer, and from Nixer I joined KSBL, and from KSBL now I'm at GUTech. तो ये चीज़ें मैं इन चीज़ों में मैं अपना एक्सपीरियंस और काम कर रहा हूँ, बट थ्रू द यूनिवर्सिटीज़ एंड थ्रू द कॉलेजेस. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अभी बहुत ज़्यादा नीड है. आई हैवंट सीन इधर पाकिस्तान में कि कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो और ना आई थिंक किसी ने ऐसा सीखा हो या किसी के पास ऐसा एक्सपीरियंस हो या तो उसका कोई फ्यूचर में प्लान हो. तो दैट्स वाई मैं इस पर आपके पास दोबारा आपके साथ तीसरा चौथा सवाल आपसे किया, दैट यू शुड हैव प्लान किया. हाँ, ये अब मुझे कर लेना चाहिए. मे बी दिस पॉडकास्ट फॉर यू टू रिमाइंड कि ये So नीड है. inshallah, maybe someday. वही बात है ना कि there's a old there's a term called the Faustian bargain. आपने कभी सुना है Faustian bargain? नहीं. Okay. So Faust was a writer, a German writer, ठीक है. and he wrote a book basically जिसके अंदर जो उसका main character, he makes a deal with the devil, and he कुछ हासिल करने के लिए डेविल के साथ वो एक डील बनाता है और आखिर में डेविल उसकी सोल ले जाता है. तो उसी तरीके से फॉइस्टियन बार्गेन वो होता है कि जब आप अपना जो करियर है या अपना जो गोल है वो आप उसको थोड़ा सा असाइड करके एक एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं, बोलते हैं कि भाई ना दिस इज़ माई 9 to 5, दिस इज़ माई वर्ल्ड, एंड माई पेट प्रोजेक्ट टेक्स द बैक स्टैंड. सो इन मैनी वेज TSF करियर्स जो मेरा पेट प्रोजेक्ट था, जो मैंने स्टार्ट किया था, मुझे भी अक्सर लगता है कि भाई मैं खुद आया था पाकिस्तान वापस इसी काम के लिए. मैं काम तो वही कर रहा हूँ लेकिन अपने लिए नहीं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए वही काम कर रहा हूँ. वो भी अच्छा है, बस वो भी बुरा नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक अभी कल्चर में हमारे बहुत ज़रूरत है. माइट बी पॉसिबल द पीपल डोंट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट मेंटर और मेंटोरी, क्योंकि हमारे यहाँ था ही नहीं कल्चर. हमारे कल्चर को डेवलप होने में भी, और माइट बी पॉसिबल आप शायद बात नहीं बोलना चाह रहे बिकॉज द डिमांड नहीं है यहाँ पे. हाँ, और दूसरी बात ये है कि देखें अक्सर और आपने जैसे कहा ना कि देखें हर इंडस्ट्री की और हर मार्केट की मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है. तो हाँ, डेफिनेटली आप कह सकते हैं एक होता है MVP, MVP से आप वाकिफ़ हैं, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, राइट. तो उसी तरीके से एक होता है थ्रेशोल्ड के कोई डिमांड की, उसकी अगर मैं कोई चीज़ सप्लाई कर रहा हूँ और उसकी जो डिमांड है उसकी अवेयरनेस ही नहीं है, या उस डिमांड की वो मतलब वो प्री कंसीव्ड वैल्यू ही नहीं है, तो वो सप्लाई अगर मैं कोई मतलब मुझे जो प्राइस पॉइंट्स देनी होंगी वो नहीं मिलेगी. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो मार्केट के अंदर मार्केट मैच्योरिटी के ऊपर फिर वो प्रीमियम पे आती हैं, लेकिन इंट्रोड्यूस जब वो की जाती हैं तो वो तो की जाती हैं ताकि आपकी वो सर्विस, वो आपकी जो नीड है वो तो आप मीट करें. तो उसी तरीके से आई थिंक पाकिस्तान के अंदर नीड मेंटर्स और मेंटरिंग की तो बहुत है, लेकिन अब तक उसकी अवेयरनेस क्या है, आई थिंक जी अवेयरनेस और उसकी एपेटाइट टू पे वो डेवलप नहीं हुई है. मतलब एक तो नया कॉन्सेप्ट है, उसकी अवेयरनेस ही नहीं है, और अवेयरनेस जिस चीज़ की नहीं होती है तो उसकी एपेटाइट टू पे भी नहीं होती ऑब्वियसली. और दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है इसकी वजह से सक्सेस भी नहीं हो रही है, बिकॉज आप अपना खुद का टाइम लगा दे तो 5-5 साल. नाउ करंटली वी डू हैव अ वेबसाइट मेंटोजी और मेंटोराइज और समथिंग टाइप ऑफ, तो वहाँ से आप उनसे कम्युनिकेट करके अपना मसला कर सकते हैं. बट हेयर इन द पाकिस्तान वी डू नॉट हैव राइट नाउ. और दूसरा उनके साथ प्रॉब्लम हमारा ये है कि उनका कल्चर एक बिल्कुल डिफरेंट है. आप अगर उन गोरे से बात भी कर लेते हैं तो दे डू नॉट हैव एनी आइडिया कि हमारे कल्चर में क्या है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने कल्चर लेवल पे खुश होना चाहिए. नहीं, आप सही कह रहे हैं. और इसमें देखें कल्चर के अंदर जैसे वो डिफरेंस, कल्चर के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो आती हैं ओवर टाइम
एंड ओवर परसिस्टेंस। तो कल्चर चेंज करना, कल्चर बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है, और वो परसिस्टेंस के साथ ही होता है। कि एक चीज़ को आप कंटिन्यूसली हैमर करते रहें, फिर उसमें कल्चर के अंदर पैराडाइम शिफ्ट आना शुरू होता है। होता है, बिल्कुल सही। सो जैसे अभी तो काफ़ी काम करना बाकी है मेंटरशिप की अवेयरनेस के लिए, और जैसे जियो टेक कर रहा है, और दूसरी स्कूल्स भी, जैसे मैंने कहा केएस बिल करता है, निक्सर करता है, और दूसरी अच्छी स्कूल्स भी करती होंगी। ये मेंटरशिप ड्राइव्स और मेंटरशिप इवेंट्स करना बहुत लाजमी है, बिकॉज वो जो यूरिका मोमेंट आता है स्टूडेंट्स को, और उनकी अवेयरनेस आती है कि भाई इट्स समटाइम्स मोर इन द वर्ल्ड देन आई थॉट, मतलब सही। एक सवाल बस ऐसे ही आ रहा है Sure. कि मैं देखता हूँ कि हमारा कॉम हम इंडिया के साथ बड़ा वो करते हैं, तो कभी आपने सर्च करके कभी डिड यू फाइंड आउट समथिंग कि इंडिया के अंदर इस वक्त क्या मेंटोरी का सिस्टम चल रहा है? बिकॉज मुझे इसलिए लगता है, मैं क्यों कंपेयर करता हूँ, ऐसा लगता है कि हम अगर उनके कल्चर से ले लेंगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज और हमारा कल्चर सेम है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डेवलप, तो अगर हम वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते तो हमारा टाइम पास ही हो सकता है, सही इंस्टेड कि हम अपनी आना पड़े रहें। सही, तो नहीं बिल्कुल ट्रू। और मेंटरिंग इंडिया के अंदर बहुत कॉमन है, बहुत इज कॉमन देयर है। ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल? व्हेन यू से ऑनलाइन, व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन देयर इज ऑप्शन? जैसे अगर आप देखेंगे ना ऑनलाइन, कुछ वेबसाइट्स हैं मेंटो जी के नाम से, लाइक, तो वहाँ पे मेंटोर्स ऑलरेडी लिस्टेड आर देयर, राइट? अगर उनके कैरियर के हिसाब सो से। उसका मुझे ऑनलाइन का मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। मैं आपको उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल, हाँ, वो बता सकते हैं, कोई हाँ, मसला नहीं है। so I'll give you an example. Two big companies in India. One is Tata Group and the other is Reliance Group. Right. These are two big companies. Reliance Group is owned by the gentleman who just had a wedding in his family. I can't remember the name. क्या नाम है उनका? अभी जो वेडिंग का चल रहा था, हाँ, जो अदमानी, हाँ, ऐसा ही कुछ है। हाँ, जी, जो जी। बड़ी जो शादी हुई थी, सबने कहा था बहुत अच्छी शादी है, बड़ी धूमधाम से बट शादी कर। आई थिंक मेरे ख्याल है उन्होंने ब्रांड किया अपने आप को। हाँ, वो तो आई थिंक, आई डोंट नो, that's a conversation for another day. आज जितना उन्होंने अपनी शादी में स्पेंड किया है, अगर हाँ। वो किसी अफ्रीकन कंट्री को दे देते, या किसी, अगर वो मालदीव्स में सिर्फ वो दे देते, तो मालदीव्स तकरीबन 10 साल बच जाता फ्लड से। मतलब he spent I think $1 billion बहुत on ज़्यादा his खर्च wedding. किया, बिल्कुल ऐसे। बट देखें, सो अदमानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, और टाटा ग्रुप है। सो नाउ टाटा इज मेकिंग Land Rover राइट। and Jaguar, two sports cars, which very premium luxury cars, आप कह सकते हैं, luxury brands वो बना रहे हैं। And they also have a company called Aditya Birla, right, which is part of the Tata Group. Now, Aditya Birla does consultancy. So, Aditya Birla does the same work that Randstad does in many ways, right? So, consultancy, not at that scale, not at that level, but consultancy business. So, what Aditya does, Aditya invites people from organizations like Randstad, from other consultants, KPMG, आपका different consultancy companies को invite करते हैं, और उनके साथ वो engagement और networking events करते हैं। तो उसको आप mentoring तो नहीं कह सकते, लेकिन face to face उनकी events होते हैं। फिर internally उनकी खुद की departments के अंदर they have a mentoring program, कि जिसके अंदर अगर Accenture भी ऐसा करता है, Accenture India does this, कि if I wanted to, मेरी एक cousin है जो Accenture India में काम करती हैं, and she is I think she is head of diversity for Accenture India. So she takes care of the diversity portfolio for Accenture. और उसमें यही होता है कि बेसिकली आप एक HR को आप लिखते हैं कि भाई आई एम लुकिंग फॉर अ मेंटर। HR आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको किसी एक ऐसे बंदे से कनेक्ट कर देता है जो वो ही जॉब कर रहा है जो आप चाहते हैं, करना चाहते हैं, मतलब 5 साल में, 10 साल के बाद। तो वो एक मेंटरशिप रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके अलावा जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया टाटा का या रिलायंस का,
सो अक्सर ऐसा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो कोई ऐसा रोल नहीं है या कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, लेकिन किसी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ही है, ये कल्चर मुझे राइट? तो ये कंपनीज इंडिया के अंदर मतलब दिल रीच आउट टू अ कंपनी इन बैंगलोर जो एक काम कर रही है, उसके थ्रू किसी के मेंटर को आपसे कनेक्ट कर देगी। ये आपका दिल डू दैट। सो मेंटरशिप अगर आप इफ़ यू गो थ्रू दीज कंपनीज, 3 कंपनीज को आप देख लें, टाटा है, रिलायंस है, आदित्य बिरला है, इन तीनों के पास किसी न किसी किस्म का मेंटरशिप प्रोग्राम है। और आज आज अगर आप बिल गेट्स से आप पूछ लें कि आपके लिए सबसे वैल्यूबल कंट्री कौन सी है इन टर्म्स ऑफ सर्विस, तो आपको क्या लगता है, क्या जवाब देगा वो? आई थिंक इंडिया ही देगा। इंडिया ही देगा। और अगर आप उसे पूछें कौन सी सिटी, बैंगलोर बोलेगा। तो लिटरली बिकॉज वहाँ पर अगर आप जाके देखें कि पिछले 15 सालों में कितनी तरक्की हुई है और कितनी चेंज हुई है, उस चेंज और तरक्की का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो ये है कि वो लोग लर्निंग के लिए ओपन थे, और जो लर्निंग आई तो उसने आर्ग्यू नहीं किया, एक्सेप्ट किया और उस पर वो चलते रहे। राइट, ऐसे ही। यही सेम एग्जाम्पल हमें ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। हम बांग्लादेश को देख लें। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस टेक्सटाइल्स में भी रहा है। तो अगर आप बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लें, अच्छा आप टेक्सटाइल्स में काम किया है आपने थोड़ा राइट, बहुत, ऐसा ही है। राइट? किसका ज़्यादा एक्सपोर्ट है, बांग्लादेश का या पाकिस्तान का? मैं तो एशिया में काम ही नहीं किया, क्योंकि अच्छा। मुझे तो डॉलर पसंद है। तो मैंने ज़्यादातर That's यूएस a में very safe and diplomatic answer. But मैंने नहीं, सेम है, डिप्लोमेटिक नहीं, पर मैंने ट्राई भी नहीं किया। इज इट राइट? मैंने कभी मैं पाकिस्तान की मार्केट कभी एक्सप्लोर नहीं can किया। you ask one of our colleagues over here to just look up the last GDP export between Bangladesh and Pakistan, textile export का stats देख लें। मैं देखा था कुछ, मैंने भी रिसर्च जहाँ देखा। तक मुझे याद पड़ता है, पाकिस्तान से काफ़ी आगे है बांग्लादेश इन टर्म्स I ऑफ गारमेंट एक्सपोर्ट। आई थिंक जो लास्ट ईयर में कोविड के अराउंड देख रहा था, एग्जैक्टली याद नहीं, हम लोग सिर्फ $7 बिलियन का, 7 बिलियन आई थिंक रुपीस होता है यहाँ, तो मुझे नहीं आइडिया रुपीस था या बिलियन। आई थिंक $7 बिलियन था। होंगे। और जब इंडिया था तो 56 बिलियन पे था, और जो इंडिया था वो ट्रिलियन पे था। और फिर जब मैं चाइना का, क्योंकि मुझे तो आइडिया रिसर्च करता हूँ, जो आपने कहा, तो वो जो चाइना था वो आई थिंक 3 ट्रिलियन पे था। और तो मैंने बोला ये तो बहुत बड़े थे। जब मैं फिर कैलकुलेशन करने लगी, फिर मैं यूएस गया, तो वो तो फिर बहुत बड़े थे। तो आइडिया लगा कि यार, हमने कहा ये तो एक हमारी छोटी सी कंपनी का छोटा सा पार्ट भी नहीं है, हम लोग तो पूरी दुनिया के अंदर। जब फिर बहुत एनालाइज करते हैं तो फिर देखा था कि यार ये एक बंदे की जितनी नेटवर्थ है, इतना हमारे पाकिस्तान की वैल्यू भी नहीं है। तो नहीं, तो देखिए वो सब चीज़ें ट्रू भी हैं, बट एट द सेम टाइम वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर तो आप एक बंदा ले आओ यहाँ पे यार, वहाँ से। नहीं आप जेफ बेजोस की बात करें, आप जेफ बेजोस की बात करें, हेड ऑफ गूगल। नाउ उसकी नेटवर्थ क्या होगी? हाँ, उसकी नेटवर्थ एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि 50 अभी लास्ट ईयर में 56 कंट्री की जो जीडीपी है, वो अकेला लेके बैठा हुआ। करंटली मुझे याद नहीं, मुझे लास्ट ईयर का याद है 2003। तो आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास माशाल्लाह हमारी जो पॉपुलेशन है, सारे ये अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं है, मतलब इम्प्रॉबेबल नहीं है कि हम ऐसा एक बंदा प्रोड्यूस कर सकें। पॉपुलेशन वाइज तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास इतनी कैटेगरी, इतने लोग तो हैं कि 0.001% बंदा एक जेफ बेजोस बन जाए, पॉसिबल है। बाइकिया फॉर इंस्टेंस, इट्स अ सक्सेस स्टोरी। It's a success story. We started very small, and had its challenges, but it is a Pakistani success story, and उसको हमें celebrate भी करना चाहिए। उसी तरीके से आपका बाज़ार है। तो ये तो मतलब जेफ बेजोस is a big name. He's done a lot of work with Amazon. He's got lots of things happening, but उसके अलावा as Pakistanis we still have hope, बिकॉज हमारे पास वो यूनिकॉर्न नहीं है। अब सही कह रहे हैं, हमारे पास कोई एक यूनिकॉर्न नहीं है, लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी है एक नया यूनिकॉर्न को आने की। अभी इन्वायरमेंट और कल्चर बिल्ड नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा।
अवेयरनेस तो आगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो अवेयरनेस होती है कि आपको आइडिया होता हम्म। है कि यार ये चीज़ हो सकती है। तो आई थिंक अब इतना टाइम नहीं लगेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और मतलब जैसे आई थिंक one of the one of the things that I always said this about Pakistan is that we have all the resources, we have all the talent, we have all the ability to do anything we want in the world. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Yeah, for sure. अच्छा, आपसे एक सवाल भी ये पूछना चाहता हूँ कि नॉर्मली लोग क्या मिस्टेक करते हैं? व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक द पीपल वर वर्किंग ऑन पर्सनल ब्रांडिंग? आई थिंक सबसे बड़ी मिस्टेक ये लोग करते हैं कि देखें हर चीज़ एक नंबर्स गेम है। मतलब अगर आप कोई भी सेल्स कर रहे हो या कभी भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, कभी भी आउटरीच कर रहे हो, तो एक नंबर्स को आपको गेन करना होता है कि एक अमाउंट ऑफ पीपल के आपको इंटरेक्ट करना होता है। एक मिस्टेक अक्सर लोग ये करते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर कि वो जब नेटवर्किंग के लिए जाते हैं या लोगों से मिलते हैं तो वो लोगों के कार्ड्स और अपने कार्ड्स उनको दे देते हैं। मतलब मैंने Okay. आपको अपना कार्ड दे दिया, आपका कार्ड मैंने ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं की ना, आपसे ये पूछा कि भाई आपके क्या पेन पॉइंट्स हैं, आप कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो उनमें क्या मुश्किलात हो रही हैं, आपको क्या चीज़ों में आप स्टक हो, इसमें से कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम किसी से मिलें पहली बार और हमें अपने पर्सनल ब्रांड के बारे में उनको बताना हो, तो हम ज़रूर उनको ये बताएं कि हम उनकी मदद कैसे कर सकें। उसका सबसे इजी वे ये है कि आप हर एक कांटेक्ट के अंदर आप ये देखें कि भाई मैं इस बंदे का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। इससे आपकी वैल्यू थोड़ी सी उसके सामने बढ़ जाती है। ऑब्वियसली अगर मैं किसी डॉक्टर के पास गया मिलने के लिए जस्ट एज अ नेटवर्किंग, और मैं डॉक्टर को ये बता रहा हूँ कि भाई मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं इकोनॉमी को देखता हूँ, मैं इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, डॉक्टर्स को शायद वो बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे लेकिन वो शायद उस बात को यूज़ ना कर सके। लेकिन अगर मैं उसी डॉक्टर को सेम चीज़ बताऊं कि भाई मैं सिर्फ इकोनॉमी को नहीं देखता बल्कि मैं ये देखता हूं कि इकोनॉमी के अंदर कौन से लोग कहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, उनको कौन सी डिजीज़ हो रही हैं, उनको कौन से हेल्थ के उनके क्या क्राइसिस हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं, तो वो डॉक्टर के जहन में वो बात आएगी भी, बिकॉज मैंने उसके प्रोफेशन से अपनी अपनी कहानी थोड़ी सी लिंक की और उसको थोड़ा सा बताया कि मैं अपने प्रोफेशन से फ़ायदा उठा के उसको फ़ायदा कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये मैंने आपको बहुत ही वेग सा एग्जांपल दिया है, बट उसी तरीके से अगर आप किसी से भी बात करें हमेशा ये देखें कि आप अपने प्रोफेशन से वैल्यू उनको कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनको क्या वैल्यू मिलेगी आपसे मिलने से, आपसे मुलाकात करने से और आपसे दोस्ती करने से, क्या उनको फ़ायदा होगा। फ़ायदा हो सकता है, ये बट ये बहुत हर जगह सूट नहीं करेगा, इज इट राइट? तो हर जगह सूट नहीं करेगा बिकॉज ऑब्वियसली आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनकी फील्ड या जिनका जो एरिया ऑफ फोकस आपसे बिल्कुल ही अलग है। तो उससे आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर आपको किसी को पता है कि ये काम को ढूंढ रहा है, जिसको ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराएं। अगेन आप उनसे फॉलो अप कर सकते हैं कि भाई मैं आपको नेक्स्ट वीक कॉल कर लूँ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को इस टाइम पे, ताकि हम इसके बारे में डिस्कस कर सकें। डिस्कस कर सकते बट वो बात कि भाई सिर्फ कार्ड किसी को देना और उनसे कार्ड लेना नेटवर्किंग नहीं कहलाती और ना इससे कोई पर्सनल ब्रांड का कोई फ़ायदा होता है। पर्सनल ब्रांड को आप बाहर उसी वक्त कर सकते हैं जब आप किसी से बात करें अपने बारे में और उनका प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें और उनके प्रॉब्लम को अपनी सलाहियत से हल करने की कोई ना कोई सलूशन या कोई ना कोई तरतीब बताएं। राइट। तो वो फिर आपका पर्सनल ब्रांड उनके जहन में भी रहता है, उनकी वो याद भी रहता है, फिर कोई एक्शनेबल आइटम भी बन जाता है कि भाई इसके अंदर हम ये करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से सबसे जो नए लोग होते हैं, मतलब जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी इन लॉन्चिंग अ पर्सनल ब्रांड और वर्किंग ऑन नेटवर्किंग, अक्सर वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो क्वांटिटी और वो क्वालिटी को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि भाई मैंने 100 कार्ड्स ले लिए लेकिन मैंने 10 लोगों से बात नहीं की। बात नहीं की। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 10 लोगों से बात कर लो,
100 लोगों से ना मिलो, लेकिन 10 लोगों से मीनिंगफुल बात हो जाए। राइट, ओके। इज देयर एनी वे कि हम मेजर कर सकते हैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को? मेजर तो जी तो उसका देखें 2-3 आप मेजर्स आप देख सकते हैं। एक तो आज के दौर के अंदर गूगल एनालिटिक्स है। उसके अलावा अगर आप लिंक्डइन को जाएं तो लिंक्डइन के अंदर आपकी प्रोफाइल के एनालिसिस भी होंगे कि आप कितने विजिटर्स आए, कितने पोस्ट को आपको लाइक किया गया। उसके अलावा आपका जो नेटवर्क है, कितने लोगों ने आपको विज़िट किया, कितने लोगों ने आपको इन्विटेशंस दी। तो जैसे आपका पर्सनल ब्रांड बढ़ता जाएगा वैसे ऑब्वियसली आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की कनेक्शंस भी बढ़ेंगे, आपके लिंकेजेस भी बढ़ेंगे। तो वो तो आप देख सकते हो कि हाँ उसमें कोई चेंज आ रही है, कर्व के ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं। फिर उसके अलावा मोर इम्पॉर्टेंटली, जैसे मैंने आपको कहा कि पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर लास्ट जो चीज़ है वो फॉलो अप है। कि राइट। जैसे जहाँ पर आप फॉलो अप कर रहे हो, तो फॉलो अप करने के वक्त आपको ये देखना है कि जब मैं फॉलो अप कर रहा हूँ तो या तो लोग मुझे रिमेंबर कर रहे हैं, या मैंने अपने पर्सनल ब्रांड को जो मैंने उनको बताया था कि वो उनको रिटेन हो रहा है, उनको याद है कि वो मुझसे मिले थे, कि हमारी ये बात हुई थी। और उसके अलावा कि जो हमने एक्शनेबल आइटम्स किए थे, या मैं किसी से बात कर रहा था कोई अपने डिजिटल मार्केटिंग की प्लेटफॉर्म से कुछ चीज़ सेल करने के लिए, या मैं उनसे बात कर रहा था ऑन आई गिव एन एग्जांपल फ्रॉम अ डायरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल लिंकेजेस। मैं किसी से बात कर रहा हूँ अबाउट क्रिएटिंग अ MOU फॉर पार्टनरशिप विद द यूनिवर्सिटी। तो क्या वो उसको याद उस कॉन्वर्जेसन को उन्होंने याद रखा? फिर जब मैंने उसको रीच आउट किया तो क्या द नेक्स्ट स्टेप वाज कि हाँ चलो लेट्स मीट। वो कॉन्क्रीट आइटम हुआ, या ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई मुझे सारा टाइम स्पेंड करना पड़ा उनसे, वापस उनको रिमाइंड करने के लिए, राइट। फिर वापस उनको पूछने के लिए कि कब मिल सकते हैं। तो वो ROI ऑफ माई टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, वो आपको रिजल्ट नज़र आएगा फॉलो अप के दौरान, जब आप कॉल करेंगे, जब आप उनसे फीडबैक लेंगे। तो ऑब्वियसली जैसे आप पर्सनल ब्रांडिंग में माहिरत हासिल करेंगे अपने बारे में और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में, तो आपको लगेगा, आपको महसूस होगा कि बेसिकली जब आप फॉलो अप्स कर रहे हैं तो लोग आपको याद भी रख रहे हैं, आपने जो बात की थी उसको भी याद रख रहे हैं, और उसका जो एक्शनेबल आइटम है उसके अंदर वो रेडी हैं कि वो एक्शन लेने के लिए भी रेडी हैं। राइट, ओके। अच्छा, लॉन्ग टर्म पे देखिए, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में, क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सनल ब्रांडिंग? सो देखें तो तहसीन जैसे एक बंदा एक कोई भी फ़र्द अपने करियर के अंदर स्टार्ट करता है, राइट। सो जब वो आप अपने करियर में जैसे स्टार्ट करते हैं तो पर्सनल ब्रांड तो आपका लॉन्चिंग पैड आप कह सकते हो, कि आपका लॉन्चिंग पैड है कि जहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करते हो, लोगों में बांटते हो, लोगों के अंदर स्प्रेड करते हो। लेकिन अगर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, वही जो आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी अपने ब्रांड पे, अपने आप पे, उससे आपकी मार्केट रिकग्निशन होना शुरू हो जाती है। सो फॉर इंस्टेंस लोग आपको रिकग्नाइज करना शुरू करते हैं कि भाई आप इस एरिया के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, तो वो आपका ब्रांड आपके साथ चलता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने मुझे शेयर किया कि आप अमेज़ॉन के अंदर एक यू आर आल्सो अ प्रोडक्ट सेलर, अ राइट, रीसेलर और राइट। प्रोडक्ट सेलर। तो उसके अंदर आपकी कोई रेटिंग्स होंगी, राइट। एग्जैक्टली, ऐसे राइट, होता है। उस रेटिंग को मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आपका जो फ्यूचर बिजनेस है वो उसी रेटिंग से आएगा। उसी तरीके से उसका नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लें कि अगर आप फेवर पे काम कर रहे हो या अपवर्क पे काम कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर, तो उसके अंदर भी फ्रीलांसर्स की भी रेटिंग्स होती हैं, सो रिव्यूज़ होते हैं। सो वैसे कि अगर मैं एक फ्रीलांसिंग को मैं एक एग्जांपल दूं, एक कंटेंट क्रिएटर है जो एक फ्रीलांसर है, और उसके जो फ्रीलांसिंग का जो काम उसने किया है, उसके रिव्यूज़ क्या आए हैं, उसके रिव्यू से उसको नया बिजनेस क्या मिल रहा है, तो वो उसका जो पर्सनल ब्रांड है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, उसको कोई स्टॉपेज नहीं होती। वैसे ही। अगर एक दफ़ा किसी ने उसको बैड रिव्यू दे दिया तो वो पर्सनल ब्रांड पे भी इफ़ेक्ट करेगा, उससे शायद उसकी जो सेल्स है वो उस महीने कम हो जाए, राइट। तो वो भी उनको मॉनिटर करना होता है। वो तो आपको बहुत ही सामने सामने दिख रिजल्ट नज़र जाता है। आ जाता है। इसकी जो इनविजिबल या जो लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट होता है
जो स्पेशली फॉर रेगुलर प्रोफेशनल्स, बैंकिंग प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और एनी अदर प्रोफेशन, वो उसका ये होगा कि बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग आपको उस प्रोफेशन से एसोसिएट करना शुरू भी करें, वो आपको रिकग्नाइज भी करें कि उस यू पार्ट ऑफ दैट, यू हैव एक्सीलेंस इन दैट प्रोफेशन, एंड उसकी आपको थोड़ा सा मतलब रिकग्निशन भी मिले, और आपकी आपको मतलब मतलब एक थोड़ा सा आपको एक वैल्यू भी मिले कि भाई दिस पर्सन इज एक्सेलिंग, और दिस पर्सन हैज़ गॉट सर्टन कैपेबिलिटी एज अ मार्केटियर, एज अ सेल्स पर्सन, और एज एन राइट। इंडस्ट्रियलिस्ट, और whatever your personal brand is. तो वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको विथ योर इंटरेक्शंस विथ पीपल, विथ बोथ ऑन सोशल मीडिया एंड इन पर्सन, वो आपको नज़र आना शुरू होता है. आई थिंक ये शायद इस वजह से कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। अगर हम लिंक्डइन पे बात करें तो वहाँ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो हमें पता नहीं चल रहा कि हम मेजर नहीं कर पा रहे। तो उसका देखें, I'll give you an example. लिंक्डइन के अंदर मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ. तो जब मैंने आपको कहा ना कि जब मैं पाकिस्तान मैंने छोड़ा तकरीबन 2007 में, रफली अराउंड दैट टाइम, और उसी टाइम पे मैंने मूव टू कैनेडा, आई एंटर्ड द इंडस्ट्री एज अ काउंसलर इन ट्रेनिंग. तो माय प्रोग्राम वाज अबाउट अ 2-year प्रोग्राम. तो उस दौरान मैंने लिंक्डइन को थोड़ा सा देखा कि मेरे कनेक्शंस कितने. जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे ख़ास से मेरे पास 25 कनेक्शंस थे. जब प्रोग्राम के अंदर मैंने ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के साथ भी कनेक्ट किया, उसके अलावा प्रोफेसर्स के साथ भी किया, तो 25 से हो गए तकरीबन 150. फिर जब मैंने काम करना शुरू किया तो वो 150 से मैं लोगों को मिलता था, लोगों से कॉल फ़ोन पे बातें करता था, इवेंट्स पे जाता था. तो बहुत क्विकली वो 150 जंप हो गए 600 पे. अगर आप आज जाएंगे तो मेरे ख्याल से ओवर थाउजेंड्स में है रफली कनेक्शंस. तो वो तो आप कनेक्शंस मेजर कर सकते हो. और वो थोड़ा सा आपको कोई वो डैशबोर्ड नहीं देता कि भाई आपका ये ग्राफ है, लेकिन हमें खुद मतलब उसको हम खुद आपको मॉनिटर करके उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. अच्छा, कभी कभार ये भी मुझे लगता है कि अगर हमारा एक कैरियर हमने ऐसा डिजिटल मार्केटिंग, लेट्स सपोज हमने स्टार्ट किया, वो एक स्टूडेंट था, उसको किसी ने बताया ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा था, है ना, वो स्विच करता है, तो उसका पूरा कैरियर का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि यार अब ये कुछ और या समथिंग, ये तो समथिंग सिमिलर हो गया ग्राफिक डिज़ाइन, या वो चला गया इंजीनियरिंग साइड पे कहीं, बिल्कुल हम चेंज करते हैं। तो देखिए वो तो इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो पहली चीज़ ये कि इज़ द ग्रास ग्रीनर ऑन द अदर साइड. पहले क्वेश्चन ये है कि इज़ द ग्रास रियली ग्रीनर ऑन द अदर साइड. अगर मैं आपको अभी बताऊं कनाडा के बारे में, और कनाडा के बारे में मैं 2 घंटे गुजार दूँ, और कनाडा के पूरी कनाडा कैनेडियन लाइफ की मैं आप बहुत तारीफ़ करूं, तो ऐसा मौका आएगा कि आप भी कहेंगे कि हाँ मैं सब कुछ पैक वैक करके कनाडा चले कनाडा जाता हूं. चला जाता। लेकिन दरअसल बात यह है कि कनाडा में वो सब चीज़ें हैं नहीं. बिकॉज जो मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस था, और मेरा एक्सपीरियंस शायद 15 साल पुराना हो. अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं 15 साल पहले कनाडा में गया, और अगर आप कल जाएं कनाडा में, तो कनाडा भी तब्दील हो गया 15 साल में, बिल्कुल मैं ऐसे भी ही। तब्दील हो गया हूँ 15 साल में. और जो आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगी और मुझे जो इन्वायरमेंट मिली थी, उसमें भी अच्छी खासी तब्दीली आ गई है. राइट। बोथ मैक्रो तब्दीली और माइक्रो तब्दीली है, मैक्रो तब्दीली. एक तो राइट। इकोनॉमी भी चेंजेस हो गई हैं, दूसरी इंडस्ट्री के अंदर भी तब्दीलियां बहुत आती हैं. सो ये हमें एज अ प्रोफेशनल हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है कि हमारा जो डिसीजंस हैं हमारे करियर के बारे में, वो एटलीस्ट एजुकेटेड डिसीजंस हों, और उसमें हम थोड़ी सी रिसर्च भी करें, और उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी हासिल करें कि भाई ये जो हमें पता चल रहा है, ये जो बता रहे हैं कि इसमें एक्चुअली सच है कि ये रियली वैल्यूबल है कि नहीं. दूसरा, करियर चूज़ करने से पहले इंसान को करियर अवेयरनेस होनी चाहिए अपने बारे में. दूसरे करियर्स के बारे में नहीं इतना ज़्यादा, पर ख़ुद की स्ट्रेंथ्स के बारे में. देखिए एक कहावत है, चूज़ अ जॉब दैट यू लव so you don't have to work another day of your life, right? राइट। ये आपने सुनी है? ये मैंने सुना नहीं है, ये मैंने किताब में पढ़ा है थिंक किसी। ओके. किसी से सुना नहीं आपने?
ये देखिए, ये एक था कि लव व्हाट यू डू, अब ये एक गे था और समथिंग था, लेकिन ये मुझे याद, रेफरेंसेस याद रखना मुझे थोड़ा मुश्किल होता है। दैट्स ओके। अक्सर लोग, जब मैं ये सवाल पूछता हूँ लोगों से, मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि ये कहावत आपने पहले कहाँ सुनी, तो अक्सर ये लोग बोलते हैं कि ये मेरे चचा ने बताई थी, या ये नहीं, मेरे दादा ने बताई थी, ये या मेरे गोरे की अब्बू है। ने बताई थी, या किसी मेरे जानने वाले ने बताई थी, या किसी दोस्त ने बताई थी। बट पॉइंट इज़ कि ये कोई नई कहावत नहीं है, ये एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि चूज़ वर्क दैट यू लव सो यू डोंट हैव टू वर्क अनदर डे ऑफ योर लाइफ। उसकी जो मीनिंग है उसके अंदर वैल्यू है, और वैल्यू ये है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ ढूंढेंगे काम करने के लिए जिसके अंदर आपकी खुद की मोटिवेशन हो, या आपकी खुद की चाहत हो, या आपकी खुद का जज्बा हो, या इंटरेस्ट हो, उसमें आपकी तरक्की, उसमें आपकी लर्निंग, उसमें आपके आपको बुलंदी पे पहुंचना उसमें बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बिकॉज खुद की मोटिवेशन होती है, एज अपोज टू चूज समथिंग जो फैशनेबल है। राइट। यू नो, मैं जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है निक्सर में कॉलेज काउंसलिंग के अंदर, जहाँ पर मैं ए लेवल स्टूडेंट्स को कॉलेज काउंसलिंग करता था कि आपको अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, यूरोप जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, या पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या पढ़ना है। तो अक्सर स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे कि भाई सर मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। तो अच्छी बात है, चलो कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो अब तक क्या पढ़ा है? सर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है और मैंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ा है। भाई कंप्यूटर साइंस इसमें हाँ, कहाँ आ गया? इसमें ना मैथ्स है, ना इसमें कोई साइंसेस हैं, ना इसमें कंप्यूटर साइंस का ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस में कर लेते तो वो होता, या मैथ्स कर लेते। मैथ्स इज सो इम्पॉर्टेंट इफ़ यू डूइंग एनीथिंग ऑफ इंजीनियरिंग और एनीथिंग ऑफ बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस डिग्री पे जा रहे हो पाकिस्तान के बाहर, या कोई इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, या कोई भी साइंसेस के लिए जा रहे हो, और आप ए लेवल्स कर रहे हो, तो मैथ्स करना लाजमी है हर स्टूडेंट राइट। के लिए, बिकॉज मैथ्स के बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलता। तो वो थोड़ा सा डिसकनेक्ट, जो स्टूडेंट जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कंप्यूटर साइंस में, जिसको ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पता है, ना उसने कंप्यूटर साइंस को कभी देखा है, लेकिन ग्रेजुएशन के वक्त वो कह रहा है कि भाई अभी मुझे तो कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। क्यों? बिकॉज वो पॉपुलर है, उसने सुना है कि कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट को जॉब मिल जाती है आसानी से। ऐसा लेकिन ही है। भाई अगर आपको कंप्यूटर पसंद नहीं है, तो आप क्या अपने 15 घंटे इस दिन के कंप्यूटर के सामने गुजार सकते हो? नहीं मतलब, गुजार सकते, डेफिनेटली बात तो है। वो अवेयरनेस एक इंसान को होना लाजमी है। और जैसे मैंने आपको अभी जो वेबसाइट दी 16 पर्सनालिटी टाइप्स, तो उसमें वो आपको एक थोड़ी सी झलक दे देगी कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है। उसमें वो ऑक्यूपेशंस का भी बताती हैं कि इस पर्सनालिटी टाइप को अक्सर ये ऑक्यूपेशंस इनको सूट करती हैं, या ये ऑक्यूपेशंस में वो कहते हैं कि भाई मैं खुश हूँ। और इसकी जो स्टेटिस्टिक्स भी हैं, वो स्टेटिस्टिक्स भी प्रूवन है, मतलब वो प्रॉपर उसकी स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड है, उसकी इन्फ्रेंस प्रॉपर है, तो वो बैक्ड अप है। तो उससे हम थोड़ा सा मतलब एक चीज़ होती है ना कि आप एक गलती जो किसी और से हुई है खुद ना दोहराएं, आप उससे सीखें। तो उसी तरीके से ये असेसमेंट्स भी आपको एक थोड़ा सा एक गाइडेंस देगी कि भाई मेरी पर्सनालिटी इस टाइप के जॉब के लिए सूटेबल है, एज अपोज टू दिस टाइप ऑफ जॉब, राइट? राइट। एंड देन यू कैन इवेल्युएट कि भाई ये सच भी है कि नहीं, कि ये सच कह रहा है कि ये गलत कह रहा और आई थिंक मुझे याद पड़ता है मैंने ये यूज़ किया, और वो आपको किसी पर्सनल, यानी कि आई थिंक किसी फेमस लोगों के साथ भी एसोसिएट करता है, लाइक आप इससे बराक ओबामा से आपकी है। पर्सनैलिटी जी मैच करती जी है, इज दिस समथिंग लाइक, जी जी जी। मुझे उसके याद आ अंदर गया। वो एक्चुअली, अगर आप वेबसाइट, वो मुझे वेबसाइट बहुत पसंद इसलिए भी है कि उसके अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से 6 डिफरेंट 6 या 7 या बल्कि ज़्यादा सेक्शंस हैं कि जो आप बताते हैं। एक तो वो आपको करियर का बताता है, फिर आपको वो लर्निंग स्टाइल्स का बताता है, फिर डिफरेंट फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ योर टाइप, तो ऐसी चीज़ें, वो आपको काफ़ी चीज़ें, ऐसी चीज़ें बताता है। तो इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट। मैंने इसको अपने स्टूडेंट्स के साथ भी यूज़ किया है, और ये है भी फ्री, तो वो उसके कोई चार्जेस नहीं है, वो ओके। आराम से एक्सेस कर सकते हैं। आपकी थ्रू आउट जर्नी में कोई प्राउड मोमेंट, लाइक इन इन द यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट, आइदर आप कनाडा में थे, क्या ये दिस इज माई वाज माई प्राउड मोमेंट कि मैंने कुछ करा ज़िंदगी में? सो
सो ऐसे तो बहुत से आप कह सकते हैं, मैं कह सकता दैट्स हूँ मे कि बी रिफ्लेक्ट द कंट्री एज अ सोशल, क्या इंसानियत के नाते कर, बिकॉज आपकी लाइफ कनाडा में तो हम नहीं कह सकते कि एज अ आपने मुल्क के लिए हेल्प की, तो Sure. इट वुड बी कॉम्प्लिकेटेड। Sure. तो यू कैन कंसिडर द आपने यार मैंने इंसानियत के लिए किया, दैट वुड बी गुड। So देखें, as a professional person working in an industry, peer recognition is something कि हर professional चाहता है कि उसके peers उसको recognize करें. तो I'm very proud कि 2011 में I was recognized by other counselors for excellence in customer service. And I received an award in Niagara Falls from Gillian Johnson Crystal Award on I think उसका नाम तो अवार्ड का नाम तो Gillian Johnson Crystal Award है, लेकिन जिस चीज़ में मुझे मिला था वो excellence in customer service या excellence in relationship building और customer service ऐसा कुछ था. तो मुझे ग्रेजुएट हुए हुए तकरीबन 2 साल हुए थे. एंड तो ये एक अवार्ड होता है जो हाँ सॉरी एक्सीलेंस इन कम्युनिटी सर्विस पे मिला था. और जिन लोगों ने मुझे ये अवार्ड दिया था वो मेरे सारे प्रोफेसर्स थे कॉलेज में, जिन्होंने मुझे 1 साल पहले पढ़ा के मुझे ग्रेजुएट करके दुनिया में भेज दिया था. वो 1 साल के बाद उन्होंने मुझे वापस बुलाया, भाई कि तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हें हम अभी एक अवार्ड दे रहे हैं, अभी आ जाना बच्चों के फैमिली के साथ. तो बहुत मज़ा आया. आई गॉट अ चांस टू मीट विद माय फैकल्टी and of course meet with other counselors who are across Ontario and Canada. तो वो एक सेलिब्रेशन थी मेरी ख़ुद के लिए, एज अ पर्सनल गोल फॉर माई सेल्फ. फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 साल भी रिकगनाइज़ किया था मेरी कॉलेज ने फॉर उनके डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं जो वो नॉमिनेट करते हैं काउंसलर से. वो बेसिकली हर साल वो काउंसलर्स को ईमेल करते हैं कि आपको कौन सा लगता है कि कौन से काउंसलर ने आपकी इंडस्ट्री में अच्छा काम किया, उसके काम के लिए आप क्या कह सकते हैं. तो मेरे 2 कॉलीग्स ने मुझे नॉमिनेट किया था 2 डिफरेंट सालों में, जो मेरे क्लाइंट कनेक्शंस, मेरे क्लाइंट रिलेशंस के लिए वजह से. एक और it's interesting because ये कोई 30 it wasn't a very big deal, and I shouldn't say that. It wasn't a big achievement, it was a small achievement done well. मेरा एक client था जो अनपढ़ था. Basically he was a worker, factory worker. उसको literacy issues थे. His name was Jim, I think, something like that. He was a 6'5" man who couldn't read and write. He worked his entire life in factories, लेकिन उसको अभी जॉब नहीं मिल रही थी बिकॉज उसके एक जॉब उसको, वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा था तकरीबन 10-15 साल से. वो फैक्ट्री बंद हो गई, फिर उसको कोई नया हायर नहीं कर रहा था बिकॉज बंदा एजुकेशन की वजह से या लिखने पढ़ने की वजह से. तो मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया एंड इवेंचुअली उसको जॉब मिली थी वेयर हाउस में. लेकिन उसका जो जॉब था, उसके जो इंस्ट्रक्शंस थे, उसको हमने पिक्चर्स के थ्रू उसको हेल्प किया था. उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी, उसकी जो इंस्ट्रक्शन थे, उसके लिए हमने पिक्चर्स में डिफ़ाइन किए थे ताकि उसको पता चले कि कहाँ से क्या चीज़ उठानी है, कहाँ पर उसको ड्रॉप करनी है, कितने दफ़ा उसको रोटेशंस करनी है. उसके सारी जॉब को हमने पिक्चराइज कर लिया था. तो उसने मतलब उस वक्त उसने 6 महीने कंप्लीट कर लिए थे उस जॉब में, और उसको वेयर हाउस एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड उस कंपनी ने दिया था कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया था. तो उसको अवार्ड मिला तो मेरे काउंसलर दोस्त, मेरे क्लास कॉलीग्स ने कहा भाई तुम्हें भी अवार्ड मिलना चाहिए. तो उन्होंने मतलब जो नॉमिनेट किया था उस साल, वो अवार्ड मैंने नहीं जीता था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मुझे उन्होंने नॉमिनेट किया था बिकॉज आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दैट क्लाइंट. अच्छा, और in Pakistan, since I've been back for the last 5 years, 2-3 चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ. एक तो निक्सर के अंदर हमने 2-3 चीज़ें की. एक तो हमने लाइफ स्किल्स प्रोग्रामिंग वहाँ पर लॉन्च की. लाइफ स्किल्स
बिहेवियर चेंजेस के बारे में होती हैं कि आप नए बिहेवियर को अडॉप्ट करें, पुराने बिहेवियर को आप डिस्कार्ड करें। तो हमने स्टूडेंट्स के साथ एक लाइफ स्किल्स प्रोग्राम वहाँ पर लॉन्च किया जो अभी भी चल रहा है। दूसरा कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप के अंदर मैंने उनकी जो ओरिएंटेशन है वो मैंने लीड की थी पिछले साल। अंडर ग्रेड्स की 2 ओरिएंटेशन इवेंट्स लीड की थी और ग्रेड्स की 2। तो इस ये बहुत मज़ा आता है बिकॉज आप एक तो आप वेलकम कर रहे होते हो स्टूडेंट्स को, तो उनके साथ गेम्स और एक्टिविटीज़ होती हैं, Right. इंगेजिंग होता है। फिर उसके अलावा आप अपनी फैकल्टी को भी इंट्रोड्यूस करा रहे होते हो। तो एज अ होस्ट आपको अच्छा लगता है कि आप थोड़ा सा फर्स्ट एक्सपीरियंस आप स्टूडेंट्स का स्टार्ट कर रहे हैं। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता हो कि मैंने भी पॉडकास्ट में नहीं पूछा, दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस, कि यार ये वाली चीज़ तो एक शेयर करना चाहता हूँ मैं। So, नहीं, but I'll tell you something which I think I like to share. My best networking experience, मतलब Yes. so क्या कहते हैं so there's a company called Canada Sportswear in Toronto. Alright. It's a company which has been around now. Canada Sportswear, I think, has been around for like 50-60 years. तो है वो. So वहाँ पर उनके जो owners हैं वो it's a family called Goldfinger. उनका जो last name वो Goldfinger है. Howie Goldfinger was a CEO. So मेरी मुलाकात हावी से हुई थी जब मैं टेक्सटाइल्स में था। तो मैं टेक्सटाइल्स के अंदर सप्लायर था, तो मैं उनको गारमेंट्स बेचता था। तो 2007 में जब मैंने अपना करियर शिफ्ट किया, तो मैंने अपना पूरा करियर शिफ्ट किया बिकॉज Alright. उस वक्त तक मेरी सारी एजुकेशन MBA सप्लाई चेन में था, बैचलर्स कॉमर्स में था, और एक्सपीरियंस सारा टेक्सटाइल्स का था, तकरीबन 10 साल का। तो कनाडा पहुँच के ही मैंने अपना करियर शिफ्ट करना शुरू किया। और तो मैंने हावी से कहा कि भाई मैं अभी काउंसलिंग पे जा रहा हूँ, मैं मतलब एक टाइप का Right. याराना नहीं कह सकते, लेकिन एक्वेंटेंस भी था और एक बिजनेस एक्वेंटेंस भी था। तो हावी ने एक बहुत अच्छा काम किया, मुझे बताया भी नहीं। उसने मेरे लिंक्डइन पे मुझे रिकमेंडेशन दी एक। उसने कहा कि अली हार्ड वर्किंग भी है, कॉन्शियंशियस भी है, मतलब दूसरों के बारे में सोचता भी है। और अली का ख़ास बात यह है कि वो कभी भी बदनीयती नहीं करता। मैंने उसके साथ 5-6 साल काम किया, उसने कभी भी बदनीयती नहीं की। कभी उसको नुकसान भी हुआ तो उससे नुकसान भी उठा लिया, लेकिन बदनीयती नहीं की। तो एक कस्टमर आपको इंटरनेशनली आपको ये लिंक्डइन में बोले आपके बारे में, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ना। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हावी। वो आज भी मतलब मैं उसको याद करता हूँ। वो कमेंट्स तो आपके आज भी मौजूद होंगे जी LinkedIn? वो लिंक्डइन अभी में भी है, अभी भी मेरे पेज पे है वो। बिफोर क्लोजिंग के अगर कोई मैं आपको बोलूँ कि आप कोई मैसेज दें इधर, तो देखिए, मैं चाहूँगा कि मैं मैसेज दूँ होप का। देखिए, मैं तो आया हूँ यहाँ पर टू टॉक अबाउट personal branding, but in Pakistan there's a lot of positive things also happening. हमारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जो शायद नेगेटिव हो या डिसहार्टनिंग हो, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं। जैसे गज़ाली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो अभी लॉन्च करने जा रही है, जो प्रिंसिपल्स के साथ लॉन्च करने जा रही है, ताकि आपके जो यूथ है उसको एक्सपीरियंस भी मिले, उसको एजुकेशन भी मिले, उसके साथ कनेक्शंस भी उनकी डेवलप हों इंडस्ट्री के साथ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब मुझे बताती हैं कि देयर इज़ होप फॉर आवर यूथ, बिकॉज दे आर an asset. They are definitely the asset the country has. And यही एक asset है जो हमें मतलब नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू तहसीन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़, थैंक यू।